वेलकम। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा और जैसा कि हम बात कर रहे थे, आज वीकली एक्सपायरी का प्रेशर मार्केट में देखने को मिला। निफ्टी ने कुछ ज़्यादा कुछ खास किया नहीं, जिसका तस आज के सेशन में बैंक निफ्टी में प्रेशर था और मिड कैप स्मॉल कैप में भी प्रेशर। हालांकि एक रिकवरी दिखाने की कोशिश की, वो सस्टेन किया नहीं। निचले स्तरों से तो ठीक रिकवरी हुई, लेकिन आगे का 1.5 घंटा कैसे रह सकता है, सब पे बातचीत करेंगे। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ मौजूद है। गुड आफ्टरनून सर। सबसे पहला सवाल, निफ्टी को कैसे देख रहे हैं आप? आज कुछ खास परफॉर्मेंस होती हुई नजर नहीं आई, एक प्रेशर, कल बाजार बंद है, ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर? श्रेया गुड आफ्टरनून। देखिए श्रेया, लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है। कल तक के आंकड़े आपने देखे होंगे, एफआईएस के, डीआईएस के, इंडेक्स के। एफआईएस मात्र 17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट रह चुके थे, मात्र 17,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है, वो लोअर लेवल पे आपको चेज कर रही है, तो बाजार क्रैक भी नहीं हो रहा है, पहली चीज़। लेकिन कल की छुट्टी और दूसरी बात, ये जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, ये आपको हायर लेवल्स पे स्केप्टिकल बनाएंगे, डाउटफुल बनाएंगे, इफ्स एंड बट्स रहेंगे। और मोस्ट स्पेशली कल की छुट्टी जो है ना श्रेया, वो आपको थोड़ा सा आपके रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करने पे मजबूर करेगा। बट स्टिल श्रेया, विद इन दैट रेंज, जिस क्लस्टर में हमको ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब किया हुआ था, निफ्टी ने आज उसके मुताबिक रिएक्ट किया। लेके आइए बेस वन स्क्रीन पे। क्या था बेस वन? हम इस छोटी सी रेस्ट्रिक्टेड ट्रेडिंग रेंज में तब तक डिप्स को बाय करेंगे जब तक कि हमारा बेस वन स्क्रीन पे आ जाएगा, इंटैक्ट है। क्या था वो, लेके आइए जरा प्लीज। एग्जैक्टली 24,266 और लो क्या है? 24,268। 66 के ऊपर के डिप को बाय कीजिएगा, लो लगा 68 का। क्यों? क्योंकि यहीं पे हमारे पुट राइटर्स थे, यहीं पे हमारे पुट राइटर्स अलाइंड थे, एंड मोस्ट स्पेशली 5 मिनट चार्ट्स पे ये एक बहुत महत्वपूर्ण लेवल था। तो आया 268 से पुल बैक लिया और रेजिस्टेंस 1 लेके आइए। हम जो भी ट्रेड बेस 1 पे पिक करेंगे उसको हम एग्जिट कर जाएंगे 391 एंड 432 की ट्रैजेक्टरी में। हाई क्या है? निफ्टी का आज का इंट्राडे हाई है लगभग अगर आप देखें तो इस वक्त नजर आ रहा है 395। एग्जैक्टली इस जोन में गया और क्रैक हो गया। शायद पिछले 3-4 सेशन से एफआईएस बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स भी रहे हैं। 24,200, 124,000, 24,300 पे उनकी पुट राइटिंग खड़ी हुई है। और कल के स्टैट्स में वो क्लियरली विजिबल था कि वो बड़े कॉलाइटर्स थे, और वो कॉलाइटर्स थे 24,400 और 500 की स्ट्राइक के। तो आपके पास एक रेस्ट्रिक्टेड जोन था, निफ्टी ने बखूबी पॉइंट टू पॉइंट उस जोन में ट्रेड किया। अब आते हैं, क्या इस 1.5 घंटे में उलटफेर हो सकता है? स्टैट्स लेके आइए प्लीज, कॉल्स और पुट्स के। क्या राइटर्स और कैपिटलाइज कर रहे हैं? निफ्टी और स्क्यूज होगा? क्या इसी रेंज में रहेगा? क्या ट्रेड पे फोकस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये स्टैट्स आपको बताएंगे। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई एट 24,400, 3 करोड़। यानी ये राइटर ये समझ रहा है श्रेया कि इवन 380, 410 भी हम पार नहीं करेंगे, मॉर्निंग का हाई हम पार नहीं करेंगे, ये राइटिंग मेरे ग्रिप में होगी। एंड लुक एट 24,300, यहां पे आउटस्टैंडिंग वाई उससे ज्यादा है, 4.19 CR। सो एज अ इंडेक्स ट्रेडर, इफ यू आर ए ऑप्शन राइटर, दिस क्लोजिंग बिलोंग्स टू यू, ये क्लोजिंग आपके लिए है। अदरवाइज एज पर दीज स्टैट्स नहीं है। ओनली इन 2 केसेस ये एक्सपायरी बिगड़ेगी या फिर इस रेंज से बाहर जाएगी। आइदर लेवल्स लेकर आइए, फिर अगर आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 2.5 से लेकर 2.45 के बीच में, क्योंकि 3 बजे के बाद उसका मीनिंग कोई रहेगा नहीं, 2.5 से 2.45 के बीच में अगर आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 24,430 के ऊपर कैपिटलाइज करते हैं तो एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग 70-80 पॉइंट का आ सकता है, अदरवाइज नहीं। रेजिस्टेंस लेके आइए, बेस नहीं। और अगर आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बेस 1 यानी 266 को वायलेट करते हैं श्रेया, तो 40-50 पॉइंट निफ्टी वहां से और शेड कर सकता है। लेकिन मुझे मोर और लेस श्रेया, एज पर दी स्टैट्स, अभी के लिए कोई ट्रेड नजर नहीं आ रहा है। स्क्यूज हो चुका है आपका निफ्टी, और ऑप्शन राइटर्स ने आपको बहुत ज्यादा ग्रिप कर रखा है श्रेया। बिल्कुल, ये स्ट्रैटेजी हुई निफ्टी की। अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लग रहा, लेकिन बैंक निफ्टी, वीरेंद्र जी देखें जिस तरीके से निफ्टी से अगर आप कंपेयर करें तो प्रेशर यहाँ पे देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में 200 अंकों की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी अपनाई, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, क्या हिदायत? देखिए श्रेया,
अभी तक बैंक निफ्टी में, क्योंकि देखिए यहाँ पे मंथली पुट राइटर्स होते हैं, हमें वीकली से ज़्यादा मंथली के पुट राइटर्स कन्विक्शन देते हैं, वीकली से ज़्यादा मंथली के कॉल राइटर्स कन्विक्शन देते हैं। सुबह क्लियरली मेंशन था, एक बात मैंने बिल्कुल क्लियर कही थी कि टिल द टाइम वी हैव 55,000 इन आवर पॉकेट्स, जब तक हम 55,000 के ऊपर हैं, एंड प्रिसाइसली प्लीज बेस वन लेके आइएगा। बेस वन जब तक स्क्रीन पे है, आपको ट्रेड को बाय करना है, डिप को बाय करना है। इट वॉज 55,110 एंड 887। निफ्टी आया, बैंक शूट अप कर गया। कहां पे जाकर आपको लिक्विडेट करना है अपने ट्रेड्स को, स्क्रीन पे लिखाइएगा प्लीज। निफ्टी बैंक का आपको लिक्विडेट करना है RS1 के आसपास। RS1 लिखाइए प्लीज जरा एक बार। RS1 क्या था? 55,478। निफ्टी बैंक का आज का हाई यही है, 55,476, यही हाई है। तो क्या किया बैंक निफ्टी ने? पुट राइटर्स के जोन पे ट्रेड्स कलेक्ट जो उसने किए, बाय ट्रेड, उनको ले जाके छोड़ दिया चुपचाप 55,500 के कॉल आइटम पे। शायद कल कॉल और पुट कंसंट्रेशन 55,500 की कॉल और पुट में काफी सिवियर था, जो कि इंडिकेट कर रहा था कि शायद अभी हम इस जोन को ना वायलेट करें। तो श्रेया, इस क्लोजिंग में इट्स बेटर टू फोकस ऑन स्टॉक फ्यूचर्स। जिसको ट्रेड लेना था डिप पे, वो सुबह अपना काम करके बखूबी निकल चुका है। राइट नाउ मेरे ख्याल से अभी भी बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं है। हाँ, और 50, 60, 70 पॉइंट डिप ले टुवर्ड्स 55,100 तो सोचेंगे, बट अदरवाइज श्रेया जरा ऑप्शंस के स्टैट्स देखिए जरा प्लीज। 50,000 पे, 50,100 पे, 50,200 पे और 55,000 पे और 55,400 पे किस प्रकार की राइटिंग है। आपको मनोवरिंग का, आपको खेलने का, आपको डायरेक्शनल ट्रेड लेने का मौका ही नहीं मिलेगा। लुक एट 55,500, 10 लाख, 11 लाख, 600 पे करीब 2 लाख, और यहाँ पे देखिए 55,200 पे करीब 2.5 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, 55,000 पे 9 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। तो श्रेया, अभी एज पर दी स्टैट्स कल की छुट्टी के बीच में मनोवरिंग करने का, ट्रेड लेने का थोड़ा सा कम मौका है। बेटर टू फोकस ऑन स्टॉक फ्यूचर्स। ऑप्शन राइटर्स ने आपको ग्रैब कर रखा है श्रेया। तो अभी फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक मूव आप उस पे फोकस रखें और वहाँ पे आप मौके ढूंढें। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आपके सामने वीरेंद्र जी ने रखी। आप कुछ काउंटर्स की बात करते हैं जहाँ पे एक्शन हमें देखने को मिला तेजी के और मंदी के। अभी आपके स्क्रीन पर जिस तरीके से आज देखिए मार्केट में प्रेशर है, थोड़ा मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ शुरुआत होगी। कहाँ पे ज़्यादा गिरावट आज के सेशन में देखने को मिली है? सबसे पहले आपके स्क्रीन पे वो ट्विंस आएंगे, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। देखिए नतीजे आए, गाइडेंस पसंद नहीं आई और फिनेंशियल ईयर 2026 के आउटलुक और कमेंट्री पसंद नहीं आई, इसलिए दोनों स्टॉक्स पर आप देखें डेंट पड़ता नजर आया। ब्रोकरेजेस भी काफ़ी बुलिश, माफ कीजिएगा, बेरिश नजर आए हैं बजाज फाइनेंस पे, इसलिए 4.5% से ज़्यादा टूट गया। हालांकि इंट्राडे में तो और ज़्यादा गिरावट थी, लगभग 6% करीब। ट्रेंड रिजल्ट के बाद ये भी टूटा, यहाँ पे भी कन्विक्शन नहीं बनता आया ब्रोकरेजेस का, यहाँ पे भी बेरिश ही नजर आए, 4% से ज़्यादा की गिरावट। BSE में भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 3.5% से ज़्यादा। कुछ और काउंटर्स, टाटा मोटर्स अगेन ऑटो पैक से देखिए ये 3.5% टूटा। SBI में मुनाफा वसूली 3%। अल्ट्राटेक सीमेंट रिजल्ट के बाद थोड़ा गिरता हुआ नजर आ रहा है, आज फिर से इस पे डेंट, 1.5% से ज्यादा की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली। CG पावर भी इस लिस्ट में शामिल है, यहाँ पे भी मुनाफा वसूली 3.5% से ज्यादा। लेकिन कई काउंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे तेजी बनती हुई नजर आई और खरीदारी हुई आज के सेशन में। इंश्योरेंस पूरे स्पेस में आप देखिए शानदार रैली है। HDFC लाइफ उसमें से एक टॉप गेनर्स में शामिल, 3.5% से ज्यादा की तेजी। मारुति सुजुकी देखिए यहाँ पर अच्छी तेजी यहाँ पे बनती हुई नजर आई, 3.25% के करीब। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी देखिए लगभग 1% की तेजी आई है। इसके अलावा IGL और लोधा में तेजी है लगभग 5% का, और पूरा रियल्टी पैक है आप देखिए शानदार रैली दिखा रहा है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 3.5% से ज्यादा और JSW एनर्जी में भी आज अच्छी खरीदारी हुई नजर आई हमें आज के सेशन में। कुछ काउंटर्स, लेकिन अब कार्यक्रम का क्रम भी समझ लेते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे आज जियोजीत इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, विकास सालुंखे और आशीष कयाल से। 2:15 पर यतिन मोता बताएंगे आपको कि बजाज फाइनेंस और फिनसर्व की तगड़ी पिटाई क्यों हो रही है आखिर। 2:20 पर सुदर्शन कुमार बताएंगे आपको टायर शेयर क्यों भाग रहे हैं आज। 2:25 पर यश जैन से समझेंगे GIC को क्यों झटका लग सकता है। और 2:30 बजे यतिन बताएंगे आपको कि AC की बिक्री में गिरावट आखिर क्यों आई है। 2:35 पर मंगलम मालू से इटर्नल के नतीजों का अनुमान समझेंगे, साथ ही गोदरेज प्रॉपर्टीज और मैरिको के नतीजों का पोल लेकर आएंगे दीपाली राणा। 2:45 पर यतिन मोता बताएंगे आपको कि
अप्रैल ऑटो बिक्री के आंकड़े कैसे रह सकते हैं, और 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे पाइपर सरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर अभय अग्रवाल जी। 3:10 पर वीरेंद्र जी बताएंगे आपको शुक्रवार के लिए बाजार में क्या स्ट्रैटेजी रखें। साथ ही 3:15 पर लेंगे हम BTST एसटीबीटी कॉल्स। ओके श्रेया से आपने पूरा का पूरा क्रम को समझाइए और अच्छी तरीके से। थोड़ा सा एक जो चीज़ है मेरे को हल्की सी डाउटफुल बना रही है इस क्लोजिंग में, 2 स्टॉक्स रखिएगा स्क्रीन पे। एक है ICICI बैंक हेडिंग टूवर्ड्स टेलो, और एक है आपका HDFC बैंक। जो थ्रस्ट हमको सुबह सिक्योर करके गया था कि जनाब निफ्टी बैंक 55,000 नहीं तोड़ रहा है, वो थोड़ा सा यहाँ से कमज़ोर पड़ता हुआ HDFC बैंक खिसक रहा है नीचे की तरफ, ट्रेड रेंज के लोअर टेरिटरीज पे आता हुआ। तो मैं थोड़ा सा इसको लेकर स्केप्टिकल सा हो रहा हूँ। खैर मैं आऊँगा इस पर, स्टिल अभी हमारे पास 55,000 है, तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रकाश सर गुड आफ्टरनून सर, क्या पिक कर रहे हैं आप इस क्लोजिंग में, और आपका मैसेज फॉर दिस क्लोजिंग, मतलब कंसिडरिंग दिस फैक्टर्स, जियोपॉलिटिकल रिस्क, और एक और चीज़ कल की छुट्टी के मद्देनजर। आज बड़ा दिक्कत का दिन है। आज मार्केट एक साइडवेज जोन पर चल रहा है, बहुत दिक्कत का दिन है। मेरे ख्याल से कल छुट्टी है, फिर एक दिन का, फिर 2 दिन की छुट्टी। मेरे ख्याल से कुछ होने वाला नहीं है। मार्केट थोड़ा डिप हो सकता है, लेकिन मार्केट में कोई घर लेके नहीं जाएगा लॉन्ग पोजीशन, ऐसा मुझे लगता है। तो शॉर्टिंग तो लेकिन बनती नहीं है क्योंकि क्लियर नहीं है, लेकिन लॉन्ग इंट्राडे के लिए बनता है। वो है भारती एयरटेल, 1856 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लगाई 1840 का, मतलब करीब 15-16 रुपए का स्टॉप है। अपसाइड टारगेट कुछ खास नहीं, फिर भी 1890 और 1885 के वहां आसपास निकल जाना चाहिए भारती एयरटेल। ओके 1856 पे बहुत ही सिक्योर स्टॉक पकड़ा सर आपने, भारती एयरटेल बाय ट्रेड। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए पीएफसी पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। लोअर टॉप फ्लोर बॉटम के साथ पीएफसी ने आज अपने 50 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया है, तो उसके फ्यूचर में आप बिकवाली कर सकते हैं। करंट प्राइस करीब 408 रुपए 60 पैसे के आसपास चल रहा है, तो इसमें बिकवाली करिए। 416 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और नीचे की तरफ 392 रुपए 392 के टारगेट सेट करने हैं पीएफसी के फ्यूचर में। अगर चाहे तो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेड लिया जा सकता है। 410 का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 19-20 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 16 रुपए के स्टॉप लॉस से 30 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। ओके PFC के फ्यूचर में बिकवाली की राय मानस जी की तरफ से आती हुई, तो अभी तक एक बाई और एक सेल की ट्रेड आ चुकी है। राजेश सातपुते जी गुड आफ्टरनून, आप क्या पिक कर रहे हैं, बाई या सेल? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून वीरेन एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मेरी नजर है कंटेनर कॉर्प के चार्ट पे। कंटेनर कॉर्प एक वीक चार्ट है। जिस तरह से अपने 10, 20 एंड 50 डे में का जो कन्फ्लुएंस है करीबन आप कह सकते हैं 700 के आसपास, वो हिट करने के बाद यहाँ पे कूल ऑफ हो रहा है। ये नॉट कूल ऑफ, मुझे लगता है ये इसका जो चार्ट है ये वीकनेस थोड़ा और आगे चलेगा। तो कहाँ तक जाएगा? देखिए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से हमें स्टॉप लॉस रखना है 695 का, सेल करना है कॉन्कॉर्ड। टारगेट जो है 650 का पहला रहेगा, और उससे भी ज्यादा टूटे तो फिर 625 तक तो आराम से फिसलेगा। तो कंटेनर कॉर्प इज अ सेल। कंटेनर कॉर्प सेल साइड की ट्रेड आती हुई राजेश जी की तरफ से। आशीष कयाल जी वेरी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक क्या होगी, सेल या बाय? हाँ देखिए, मेरी पिक होगी बाई साइड पे। यहाँ पर फोर्टिस हेल्थ केयर में एक अच्छा खासा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, और एक ब्रेकआउट आज के दिन आउट परफॉर्म भी करते हुए नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स भी पिकअप अच्छे खासे हुए, 20 DMA से सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है, तो फोर्टिस हेल्थ केयर लग रहा है यहाँ से आउट परफॉर्मेंस आ सकता है। लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 675 का, और टारगेट है 730 का। ओके यहाँ पे आपका ट्रेड हो गया फोर्टिस हेल्थ केयर। आप कैश सेगमेंट में गए और हेल्थ केयर सेगमेंट में। सुबह ये स्पेस सडनली जब मार्केट खुला था मात्र 20 मिनट के अंदर डे हाई पे आके चला गया था, और सारे हेल्थ केयर स्पेस के स्टॉक्स, इंडेक्स इटसेल्फ डे हाई पर था। विकास सालुके जी से बात करते हैं। विकास जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। मेरा भी बाय साइड में रहेगा HDFC लाइफ में, जहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने मिला है, जो इंट्राडे में आज ब्रेक हो चुका है, और उसके ऊपर पूरे दिन पे ये सस्टेन होते हुए देखने मिल रहा है। प्लस यहाँ पे जो डायरेक्शन में इंडेक्स है वहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाते हुए देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है ऊपर में जो अभी नए टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं वो 770 के आसपास के टारगेट HDFC लाइफ में आते हुए देखने मिल सकते हैं। नीचे में 728 का एक इंपॉर्टेंट इंट्राडे बेस पे एक सपोर्ट बना चुका है, तो 728 के स्टॉप लॉस से HDFC लाइफ को बाय करना 770 के टारगेट। ओके HDFC लाइफ सुबह से अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से जिस स्टॉक पे सबसे स्ट्रॉन्ग बाय रिकमेंडेशंस हैं आज वो है HDFC लाइफ 740 पे डे हाई पे। एक बार SBI लाइफ रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज़ ज़रा।
क्योंकि SBI लाइफ ने भी एक स्विंग प्रोवाइड किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग प्रोवाइड किया था। मैंने राजेश जी से प्रश्न किया था, हालांकि उनका झुकाव HDFC लाइफ पे था, लेकिन मेरे ख्याल से उसके बाद प्रकाश सर ने पिक किया था SBI लाइफ को। जरा प्लीज़ SBI लाइफ का भी इंट्राडे चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे। लुक एट SBI लाइफ, स्विंग इसने भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिया। खैर, अब हमारे साथ एक और फंडामेंटल विशेषज्ञ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, श्री गौरांग शाह। गौरांग, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। गौरांग, इस बाजार को एक हल्के से स्केप्टिकल एनवायरनमेंट ने, इस जियोपॉलिटिकल टेंशंस ने घेरा हुआ है, बट स्टिल स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी मार्केट को हायर लेवल्स पर सस्टेन करने भी दे रही है। आपका व्यू मार्केट्स पे और आपकी टॉप कॉल इस वक्त? बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र, मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारा तरफ से। ये परिस्थिति पहली बार नहीं है जो सामना हमारे देश भारत को और हम सबको करना पड़ रहा है। इतिहास में ऐसा हो चुका है और हमने बहुत ही मजबूती से फिर से ऊपर की तरफ के दायरे देखते हैं। अनिश्चितता का वातावरण बिल्कुल है और ये कुछ समय तक रहेगा, लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो मेरे ख्याल से आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विकल्प के रूप में हमने ऊर्जा वितरीकरण करने वाली कंपनी, सरकारी कंपनी पावर ग्रिड का चयन किया है। हमने शायद पहले भी इसकी चर्चा करी है। जिस प्रकार से ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, जिस हिसाब से ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ रही है, हमें लग रहा है कि पावर ग्रिड जैसी कंपनियों की जो कामकाज है उसकी बहुत ही आवश्यकता होगी और अनिवार्य होगी इनकी अब सेवाओं की। तो लंबी अवधि के लिए पावर ग्रिड पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं। पावर ग्रिड गौरांग जी की पसंद, लंबी अवधि के लिए अच्छा लग रहा है ये स्टॉक और होल्ड कर सकते हैं आप उसको, इनफैक्ट बाय भी कर सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहाँ पे शानदार तेज़ी आज के सेशन में हमें देखने को मिली। इनफैक्ट मार्केट में आज देखें आप तो सेक्टोरल रोटेशन हमें होता हुआ नज़र आया है। पहले जहाँ पे फार्मा पे डेंट पड़ता हुआ नज़र आया था, आज वहाँ पे खरीदारी होती नज़र आई। रियल्टी पैक भी एक ऐसा पैक है जहाँ पे तेज़ी शानदार आज के सेशन में देखने को मिलेगी। और आप देखिए रियल्टी जो सेक्टर है 2.5% करीब ये इंडेक्स पूरा तेज़ होकर कारोबार कर रहा है। मैक्सिमम स्टॉक्स के टॉप गेनर्स में शामिल है लोधा, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इसके अलावा DLF, फिनिक्स, सभी में तेज़ी। गौरांग जी, रियल्टी स्पेस को कैसे देख रहे हैं आप? इस पूरे स्पेस में कोई स्टॉक अभी फिलहाल आपको अच्छा लग रहा है? देखिए श्रेया, पसंद तो है ये क्षेत्र हमें और हमारी कुछ कंपनियों पर खरीदारी की राय अवश्य रही है, लेकिन पसंद बताने से पहले एक मात्र चीज सावधानी की ये बताना चाहूंगा कि रियल एस्टेट सेक्टर जब बाजार ऊपर जाता है तो बहुत ही शानदार तरीके से आउट परफॉर्म करता है, और जब बाजार में नीचे तरफ के दायरे आते हैं तो सबसे पहले रियल एस्टेट सेक्टर धराशायी हो जाता है। लेकिन काफी कुछ बदलाव हुए हैं। हमारी पसंद जो है वो DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स जैसी जो कंपनियां हैं, जहां पर आपने निरंतर सुधार होते हुए देखा है नतीजों के आधार पर। जो ऋण है या फिर जो डेट है बैलेंस शीट पर, वो भी काफी कम है या न के बराबर है। और इन सब कंपनियों की जो एग्जीक्यूशन ट्रैक रिकॉर्ड है या रन रेट आप जिसे कहते हैं, वो भी काफी बेहतरीन है। ये मैं बुनियादी तर्क के आधार पर बात कर रहा हूँ, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज और प्रेस्टीज एस्टेट्स। ओके, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज और प्रेस्टीज एस्टेट, ये 3 स्टॉक्स आपको भी फिलहाल अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे बाइंग की जा सकती है और रडार पे रख सकते हैं ये तीनों स्टॉक्स। और स्पेस की बात करें जहाँ पे शानदार रैली तेज़ी आज के सेशन में हमें देखने को मिली है, टायर स्पेस में आज तेज़ी। और देखिए सीएट के रिजल्ट आए, रिजल्ट हमने आपके सामने रखे, मिक्स थे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री जब उनसे मेरी बातचीत हो रही थी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी नज़र आ रहे थे। आज पूरे टायर सेक्टर में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल ये कि तेज़ी के अहम ट्रिगर्स क्या हैं, ये बताने के लिए सुदर्शन कुमार जी मौजूद हैं मेरे साथ। बताइए सुदर्शन। सीएट का अर्निंग्स कल आया था। अर्निंग्स अगर जो आप देखेंगे तो मिक्स था, लेकिन एक्सपेक्टेशन से अच्छा था। दोनों एबिटा और मार्जिन जो था वो नुवामा के एस्टिमेट से हायर था। इसके कारण सीएट आज सुबह खुला ही था मार्केट में ऑलमोस्ट 2 से 3% ऊपर। उसके बाद मैनेजमेंट का इंटरव्यू हुआ था अपने चैनल पे, उसमें उन्होंने FY26 आउटलुक की बात की। FY25 में उनका रेवेन्यू ग्रोथ था डबल डिजिट में। अब वो बोल रहे हैं कि FY26 में जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा वो डबल डिजिट होगा, इंडस्ट्री के लिए वो डबल डिजिट ग्रोथ होगा। इसके लिए पॉजिटिव ये सारे कंपनीज के लिए है ना। अब दूसरी बात आती है पॉजिटिव क्या है, रॉ मटेरियल कॉस्ट इनका इस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब ये कंपनी बोल रही है कि Q1 का रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है ऑलमोस्ट Q4 के लेवल पे ही रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। और Q2 में जो रॉ मटेरियल बास्केट है उसमें ड्रॉप शार्पली देखा जाएगा, जिसके कारण मार्जिन में और ज़्यादा बढ़त देखने को मिल सकता है।
दूसरा है रुपी का एप्रिसिएशन। अगर जो अब देखें Q4 में जो एवरेज आप निकालेंगे रुपी का, तो वो 87 अगेंस्ट डॉलर था और आज के टाइम पे रुपी है 84। तो ये किस तरीके से हेल्प करेगा? नॉर्मली ये सब सारी कंपनीज क्या करती है, इंपोर्ट करती है। उसका अगर जो आप Q4 में पे कर रहे थे कुछ खरीदने के लिए 87 रुपीज़, अब वो पे करेंगे 85 रुपीज़। उसके कारण भी इनके कॉस्ट कम होंगे, वो भी मार्जिन को हेल्प करेगा। सो ओवरऑल सीएट के कमेंट्री जो थे FY26 आउटलुक के लिए और रॉ मटेरियल कॉस्ट और इवन कॉस्ट कंट्रोल पे, उसके कारण आप सारे टायर कंपनीज में आज आप बढ़त देख रहे हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स, एक तो सीएट की कमेंट्री। अच्छा, सीएट बात करते करते और आज के नंबर्स के बाद और अपने आउटलुक के बाद इज़ एट ऑल टाइम हाई। जी हाँ, 33-45 पर, नॉट एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई बट ऑल टाइम हाई जोन्स, अपने शब्दों के लिए माफ़ी चाहूँगा, ऑल टाइम हाई जोन्स, क्योंकि ऑल टाइम हाई इसका 3566 है, लेकिन वहाँ पे ट्रेड नहीं हुआ था। ट्रेडेबल रेंज का हाई था 3420 का। और क्या कहा, रुपी, उसके बाद कॉस्ट रेशनलाइज होगी क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट कंपोनेंट Q1 में थोड़ा सा रेशनलाइज हो जाएगा, और मोस्ट स्पेशली डबल डिजिट ग्रोथ का जो प्रेडिक्शन दिया है सीएट की मैनेजमेंट ने। पहले टेक्निकली एक ट्रेड लेते हैं। मैंने सब ट्रेड्स को देखा। सीएट सेंस कैश ऑल टाइम हाई पर, इस पर तो खैर पूछने की बात ही नहीं है। बट मानस प्लेसमेंट बाकी काउंटर्स में देखूँ, एमआरएफ थोड़ा बिग टिकट साइज है तो उसको अवॉइड करते हैं। बाकी बालकृष्ण बचा अपोलो डेरिवेटिव्स के पार्ट्स में। इन दोनों में से बेटर क्या है चेस करने लायक? देखिए, जो एफएनओ के दोनों स्टॉक है, दोनों चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर एक स्टॉक पिक करना होगा तो डेफिनेटली अपोलो टायर्स होगा, क्योंकि स्टॉक ने अपनी 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। 2 दिन पहले करेक्शन देखने को मिला था, 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लेकिन रिकवरी दिखाई है। आई थिंक यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। 460 460 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए। 495 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं स्टॉक। ओके, तो अपोलो टायर्स फिलहाल स्पेस में मानस जी को पसंद आ रहा है। सीएट में भी शानदार रैली और ऑलमोस्ट आप आज तो डे हाई पे ही है, और जैसा कि वीरेंद्र जी ने बताया अपने ऑल टाइम जोन के पास ही कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन सीएट में जहां शानदार तेजी और पूरे स्पेस में रैली हमें देखने को मिली, वहीं आप देखें इसके उलट बजाज फिनेंस और बजाज ट्विंस में आज भारी गिरावट थी नतीजों के बाद। आप देखिए जिस तरीके से इंट्राडे में इस पे डेंट पड़ा, 6% से ज़्यादा ये पूरे स्टॉक्स लुढ़क गए। लेकिन सवाल यहाँ से ये कि आज के एक्सीडेंट ऑफ द डे क्यों बने हैं, ऐसा क्या भाप गया बाजार, ये समझते हैं यतिन से। यतिन बताइए कि बजाज फिनसर्व और बजाज फिनेंस में ये बिकवाली क्यों देखने को मिल रही है? जी देखिए, अगर हम बजाज फाइनेंस और फिनसर्व की बात करें तो इंट्राडे में भारी गिरावट हमको देखने को मिल रही है नतीजों के बाद, और अच्छे नतीजों के बावजूद स्टॉक्स में मैनेजमेंट कमेंट्री के चलते थोड़ा बहुत सेलिंग का माहौल देखने को मिल रहा है। अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो नतीजे अच्छे थे, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड था। इसके अलावा बोनस और स्प्लिट की अनाउंसमेंट भी बाजार ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर ली थी। बजाज फिनसर्व की स्पेसिफिक बात करें तो सिक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी पे एक डिक्लाइन देखने को मिला है, और FY26 का जो क्रेडिट कॉस्ट है यहाँ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करता है 40 से 50 बेसिस पॉइंट्स की गिरावट। हालांकि जो फी इनकम है यहाँ गाइडेंस जो है मैनेजमेंट ने कम किया है। इनफैक्ट FY26 में फीस इनकम 13 से 15% ही बढ़ने का अनुमान है, जबकि 22 से 24% का फिगर जो है बाजार लेके चल रहा था। तो कहीं ना कहीं बाजार को ये बात पसंद नहीं आई कि फीस की जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम होने वाली है FY26 के आधार पे। स्पेसिफिकली अगर हम कंपनी के ऑपरेशनल आंकड़े की बात करें बजाज फिनसर्व की, तो वो भी कमज़ोर रहे हैं। मक्वेरी की अगर आप माने तो Q4 के नतीजे अनुमान से बेहतर है, लेकिन जिस हिसाब से कम टैक्स और ऊंचे प्रोविजंस का एडजस्टमेंट रिजल्ट्स में था, कहीं ना कहीं आगे जाके शेयर्स में थोड़ी बहुत डी रेटिंग संभव है। गाइडेंस और मैनेजमेंट कमेंट्री इनको पसंद नहीं आई, और FY26 के जो मार्जिन गाइडेंस है ये भी आपको कमज़ोर होते हुए नज़र पड़ रहे हैं। तो मक्वेरी की जो है अंडर परफॉर्म रेटिंग है काउंटर पे 6290 के टारगेट के साथ। बर्नस्टीन का भी अंडर परफॉर्म रेटिंग का जो टारगेट है 6400 रुपये का है। हालांकि HSBC और जेफरीज है, इन दोनों की बाय की यहाँ रेटिंग आपको देखने को मिल रही है, लेकिन क्लियरली बाजार को गाइडेंस और आउटलुक FY26 का दोनों ही बजाज फाइनेंस और फिनसर्व के लिए पसंद नहीं आया। बिल्कुल पसंद नहीं आए बाजार को, और पनिशमेंट देखिए स्क्रीन पर देखिए गिरावट हावी होती हुई नजर आई है बजाज फाइनेंस और फिनसर्व दोनों की। फाइनेंशियल 2026 का आउटलुक पसंद नहीं आया, मार्जिन गाइडेंस भी सबड्यूड रह सकती है, वहाँ पे भी गिरावट आ सकती है, इसलिए डेंट पड़ा है। लेकिन गौरांग जी, बजाज फाइनेंस अगर पर्टिकुलरली स्टॉक की बात करूँ तो जहाँ
मैक्वेरी और आप बर्स्टन की बात करें, अंडर परफॉर्मेंस की कॉल आती हुई नजर आई। वहीं HSBC और जेफरीज ने बाई की कॉल दी और 10,000 रुपए से ज़्यादा की टारगेट प्राइस रखे हैं। ये टारगेट प्राइस कब तक देख रहे हैं आप? बजाज फाइनेंस पे आपकी राय? तो श्रेया देखिए, बुनियादी दर के आधार पर हमारी काफी लंबे समय से खरीदारी की राय बजाज फाइनेंस पर रही है और पिछले अक्टूबर से अगर आप देखें तो बाजार की तुलना में और एक दिग्गज NBFC होने के आधार पर इस कंपनी ने अपने जीवन का सर्वोच्चम स्तर भी छुआ। नतीजों को देख करके या फिर जो भी बाजार कारोबार को लेकर के भविष्यवाणी और टिप्पणी करी है मैनेजमेंट ने, उससे थोड़ी बहुत बाजार निराश है। लेकिन अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया, पहले तो अगर निवेश है तो कोई बड़ा परिवर्तन मत कीजिए, यानी कि बिकवाली की मत सोचिए। और निवेश लायक पूंजी है तो ये 5% के आसपास की गिरावट का लाभ उठा करके आप और जोड़ सकते हैं। और अगर किसी को नया निवेश करना है तो उसकी भी राय हम देंगे। हाल आपको ठीक लग रहा है, लंबी अवधि के लिए ये स्टॉक आप ऐड कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज आप देखें तो सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनी GIC को लगभग 1500 करोड़ का झटका लग सकता है। CNBC TV 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के CEO सरकार से अनिवार्य प्रीमियम से राहत देने की मांग कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CNBC TV 18 हमारे सिस्टर चैनल के यश जैन। यश, बताइए क्या है खबर, क्या है अपडेट? तो हमें जो अपने सूत्रों से पता चला है वो ये है कि सारे जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ के जो CEOs हैं वो बहुत जल्द मई 7 को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी, यानी कि गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी एम नागार्जुना जी से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात का सबसे बड़ा एक एजेंडा ये रह सकता है कि जो एक GIC जो कि गवर्नमेंट की री इंश्योरेंस कंपनी है, उसे ऑब्लिगेटरी प्रीमियम या अनिवार्य प्रीमियम जो मिलता है उसे हटाया जाए। अब ये ऑब्लिगेटरी प्रीमियम क्या है? हर पॉलिसी जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज बेचती है या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज बेचती है, जो प्रीमियम वो जमा करते हैं पॉलिसी होल्डर से, उसका 4% प्रीमियम GIC को कंपल्सरी देना पड़ता है सारी इंश्योरेंस कंपनीज को। उसके अगेंस्ट में, उसके प्रपोर्शन में उन्हें री इंश्योरेंस मिलता है वो पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए। सारी जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज ये मांग कर सकती है कि वो 4% का जो ऑब्लिगेटरी या अनिवार्य प्रीमियम जो दिया जाता है उसे हटाया जाए। अभी ये क्यों बहुत बड़ा नेगेटिव है GIC के लिए? GIC ने FY 24 यानी कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 1500 करोड़ रुपए ये अनिवार्य प्रीमियम के द्वारा कलेक्ट किए थे, जमा किए थे। और एक सिनारियो इंडियन री इंश्योरेंस सेक्टर में बनता जा रहा है जहाँ पे एक साइड पे कंपटीशन बढ़ रहा है जो कि ग्रोथ को इम्पैक्ट कर रहा है GIC के लिए भी। और अगर ये 1500 करोड़ रुपया गवर्नमेंट ये मांग मानती है जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, तो ये एक बड़ा झटका GIC के लिए आता दिख सकता है। अच्छा, ये कितना 4% हर कंपनी देती है एक पॉलिसी पे प्रीमियम? तो यश, तो अगर मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बेची है जिसका प्रीमियम मुझे 100 रुपये आ रहा है, या मैंने एक मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी बेची है जिसका प्रीमियम मुझे 100 रुपये आ रहा है, तो मुझे वो पॉलिसी भी बेचने पे जो 100 रुपया मिल रहा है उसमें से 4 रुपया मुझे GIC को एज एन इंश्योरर देना ही पड़ेगा। और उसका री इंश्योरेंस मुझे वो 4 रुपये के प्रोपोर्शनल री इंश्योरेंस GIC देती है, बट वो 4% जो मुझे ऑब्लिगेटरी अनिवार्य प्रीमियम देना पड़ता है वो कंपलसरी है। नहीं, तो वो प्रोपोर्शनल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है ना, तो ये 4%, वो 4% कितना चाहते हैं कि कितना हो जाए? GIC चाहती है कि ये 4% जो है कि वो मेंटेन किया जाना चाहिए आगे भी, क्योंकि उसे एक कांस्टेंट सपोर्ट मिलना चाहिए इंडिया की जनरल इंश्योरेंस कंपनी से। बट जनरल इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि अगर हमें वो एसेट री इंश्योर करने की इच्छा ही नहीं है या मुझे कोई बेटर डील मिल रही है वो री इंश्योरेंस के लिए, तो मैं क्यों कंपलसरी ये 4% GIC को दूँ? बिल्कुल औचित्य है। अच्छा यश, एक बात और बताइएगा, इस बीच एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। खैर बहुत बहुत शुक्रिया यश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेदांता के नंबर्स आ रहे हैं, मुनाफा करीब 1370 करोड़ रुपए, और प्लीज़ जरा नंबर्स रखिएगा स्क्रीन पे, से बढ़कर 3483 करोड़ रुपए। ये डिजिट्स आपकी स्क्रीन पे वाइल्ड फिगर्स हैं और आई थिंक कोई बड़ा बदलाव है यहाँ पे, कोई एक्सेप्शनल आइटम लगता है मेरे को, क्योंकि यहाँ पर
1370 करोड़ से बढ़कर करीब करीब 3483 करोड़ रुपए ये आंकड़ा रहा है। तो इसका इमीडिएटली आप एक स्पाइक देखेंगे। और मुनाफे का आंकड़ा ये अभी मेरे स्क्रीन पे सिर्फ मुनाफे का आंकड़ा है। और टॉप लाइन के आंकड़े को देखो तो यहाँ पर यस 35,509 करोड़ से बढ़कर करीब 40,455 करोड़ रुपए, यानी बॉटम ये अभी सिर्फ मैं टॉप लाइन पर अगर रिएक्ट करूँ तो इट्स गुड। और मेटल साइकिल काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही भी थी, याद रखिएगा। और करीब करीब मैं थोड़ी देर में आपको शायद कोई एक्सेप्शनल आइटम अगर बॉटम लाइन में होगा तो उसके बारे में टिप्पणी ज़रूर करूंगा, बट प्राइमा फेसिया नंबर्स पे वेदांता में आपका टिक आते हुए गौरांग, इन नंबर्स पे आपका टेक, वेदांता पे आपका मेटल स्पेस में व्यू क्या है इस वक्त? देखिए, नंबर का आंकड़े अभी अभी आ रहे हैं, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत और आंकड़े आ जाए तो और सहूलियत हो जाएगी वीरेंद्र भाई। लेकिन हाँ, अनिवार्य डिस्क्लोजर देना, वेदांता पर खरीदारी की राय है, कंपनी का विभाजन होने वाला है, ये हमने पिछले साल से सुना है। मेरे ख्याल से बहुत जल्द यहाँ पर आपको और कंपनी की तरफ से जमीनी स्तर पर कामकाज होता हुआ नजर आएगा। एक डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट कंपनी बन गई है वेदांता, अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज है इनके पास। और अगर कोई एक मुक्त मुनाफा या फिर कोई वन ऑफ आइटम नहीं है तो मेरे ख्याल से आंकड़े थोड़े बहुत और सहायता करेंगे हमें। लक्ष्यांक में परिवर्तन करना थोड़ा बहुत अभ्यास करने के पश्चात होगा। जी हाँ, मुनाफा करीब यहाँ पे अच्छा एबिटा इनका रहा है इस क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 8,768 करोड़ से बढ़कर 11,466 करोड़ रुपए। तो नंबर स्ट्रॉन्ग है, अगर आप देखें कोर नंबर्स स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। कुछ देर में एक टेक्निकल पैरामीटर स्पेस पे बात कर लेंगे। सिंस मेटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग फेज में नहीं है अभी, इसलिए कोई बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं दिख रहे हैं आप, अदरवाइज चार्ट बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है। अच्छा गौरांग, कमिंग बैक टू दैट इशू ऑफ आई थिंक GICR, आपने सुना यश को कुछ देर पहले कि सभी इंश्योरेंस मांग कर रहे हैं कंपनियां कि भाई वो 4% का मैंडेटरी इंश्योरेंस पेमेंट जो होती है वो कम किया जाए। ये पूरे इंश्योरेंस स्पेस में आपका व्यू क्या है इस वक्त? लुक एट HDFC लाइफ, SBI लाइफ, पोस्ट दैट आई थिंक जो लास्ट वीक क्लैरिफिकेशन आया था वो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का कि ये बैंक का इंश्योरेंस पर जो पहले सख्त थे उतने सख्त नहीं होंगे। आपका व्यू इंश्योरेंस स्पेस में इस वक्त चेज करने लायक क्या है? देखिए, विकल्प तो दोनों में ही है, जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनियां। जनरल इंश्योरेंस में ICICI लोम्बार्ड एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस में ICICI लोम्बार्ड, थोड़ी बहुत मायूसी थी आंकड़ों को लेकर के, लेकिन आने वाले भविष्य में हमें और सुधार होता हुआ नजर आता है। जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियां जो है वहां पर HDFC लाइफ, SBI लाइफ, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ और इस क्षेत्र की दिग्गज कंपनी LIC, इन सभी पर हमारी खरीदारी की राय है। और एक अहम कारण आज जो अभी आपके सहयोगी बता रहे थे खबर को लेकर के, उसके कारण आज थोड़ा बहुत ज्यादा उत्साह हमें जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनी में देखने मिल रहा है। तो फिलहाल ये राय लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज पर वेदांता के नंबर आ रहे हैं, और भी नंबर हम अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आप देखें तो ठीक ठाक लग रहे हैं फिलहाल तो नतीजे, लेकिन वेदांता चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड है एक बार वो समझ लेते हैं। आशीष कयाल जी, आप बताइए वेदांता चार्ट्स पे कैसा नजर आ रहा है? काफ़ी वोलेटाइल रहा है ये स्टॉक पिछले दिनों भी, और कोर पोर्टफोलियो वाला ये स्टॉक है क्या, या फिर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ही इसमें हाथ लगाना चाहिए? देखिए फिलहाल तो मैं कहूंगा कि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इसमें हाथ लगाइए, क्योंकि एक जो गिरावट आई थी जो हमने देखी थी, शार्प सेलिंग प्रेशर बना था इस स्टॉक के अंदर पिछले महीने में, उसके बाद रिकवरी का अटेम्प्ट है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से पॉजिटिव है। आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मिड बॉलिंगर बैंड या 20 DMA के ऊपर चल रहा है, छोटी कैंडल बना रहा है, कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन इसका ब्रेकआउट पॉजिटिव आना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर ये स्टॉक अराउंड 420 का लेवल ब्रेक करके क्लोज कर देता है तो ऊपर में करीबन 445 के लेवल्स देखे जा सकते हैं। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिहाज से रुझान पॉजिटिव है 445 के लेवल्स के लिए। नीचे जो सपोर्ट आता है ये स्टॉक का सपोर्ट करीबन आपको यहाँ पर मिलेगा 405 लेवल पे। सो 405 का लेवल इंटैक्ट रहना चाहिए। 405 का लेवल इंपॉर्टेंट है, वो इंटैक्ट रहना चाहिए। फिलहाल आप ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इसे बाय कर सकते हैं। और इस बीच कोरोमंडल के भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो भी आपके स्क्रीन पर। और देखिए आप 3 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड ऐलान किया है कंपनी ने। साथ ही कंसोलिडेट आय देखें आप तो यहाँ पे भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 3,913 करोड़ से बढ़कर करीब ये भी आपके स्क्रीन पर ये 4,000 के ऊपर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल आप देखें तो मुनाफे में भी यहाँ पे बढ़ोतरी है, 160 करोड़ से बढ़कर ये 580 करोड़ हो चुका है। तो फिलहाल
यहाँ पे भी एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ठीक ठाक कोरोमंडल इंटरनेशनल के भी नतीजे देखने को मिल रहे हैं। साल दर साल की बात की जाए तो मुनाफे में भी बढ़ोतरी और साथ ही आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोमंडल चार्ट्स पे कैसे प्लेस्ड है एक बार ये समझ लेते हैं हम। गाबा जी आप बताइए, कोरोमंडल इंटरनेशनल चार्टिकली कैसा लग रहा है स्टॉक? हालांकि रिजल्ट जैसे और नंबर्स आएंगे हम अपने दर्शकों के सामने और CNBC आवाज पर रखेंगे, लेकिन चार्ट्स पे क्या इंडिकेशन? बाइंग मोड पर तो है, काफी समय से करीब एक अच्छा अप मूव मिला। कोरोमंडल रेजिस्टेंस नहीं है, ट्रेड कर रहा है 2275 पर। इतना कह सकते हैं 2250 का स्टॉप लगा चले और स्टे लॉन्ग। फ्रेश बाय बनता है क्या? आउट भी स्लाइटली डाउन, लेकिन स्टे लॉन्ग अगर आपके पास है कोरोमंडल। कोरोमंडल आपकी स्क्रीन पे 2254 पे ट्रेड करता हुआ ₹3 शेयर का स्पेशल डिविडेंड का ऐलान भी कराया इन्होंने। एक बार चार्ट पे आपकी स्क्रीन पे यस 2233 रिएक्ट करता हुआ नंबर्स पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, इंडेक्स वही है। अभी जब शेयर में बात कर रहे थे 2 बजे, वहाँ से कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई है। बट कुछ ट्रेड्स जो थोड़ा सा मोमेंटम जनरेट कर रहे हैं उसमें ज़रा प्लीज़ एक बार लिख के आइएगा। L&T फाइनेंस नहीं सॉरी अरविंदो फार्मा, ये करीब करीब 1234 पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके खड़ा हुआ है। 2-3 स्टॉक्स हैं, आप लेके आइए। एक जियो, अरविंदो फार्मा, जियो ये क्या कर रहा है? जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 259 पे ये भी डे हाई पर है। एक रिलायंस के एक स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस के बाद पोस्ट नंबर्स इसी ग्रुप की ये दूसरी कंपनी जियो पिछले 5 सेशन से मतलब 24 तारीख से लेकर अब तक 100 डे पर बहुत टाइम स्पेंड कर चुकी है। आपका व्यू क्या राजेश सतपुते जी? क्या जियो भी किसी स्ट्रॉन्ग मूव के लिए प्रिपेयर हो रहा है? आज क्योंकि एक्सपायरी फैक्टर था, बहुत डिलीवर नहीं कर पाया, बट प्लेसमेंट आपको किस लग रही है जियो की इस वक्त? वीरेंद्र जी देखिए, प्लेसमेंट अच्छा है और अगर आप इसका चार्ट भी देखें तो ये अपने 200 डे में को इसका हिट जो होना है वो अभी बाकी है, जो करीबन 280 से लेके 300, मुझे लगता है 280 300, ये आप इसका अगर आपके पास पोजीशन है तो एक शॉर्ट टर्म टारगेट लेके काम करे। रही बात एंट्री की, तो मेरे हिसाब से ये 250 और 240, एक्सक्यूज मी, 250 240 पे कंसोलिडेट होगा। तो अगर आपको बाय करना है तो डेफिनेटली आप इस जोन में बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 240। ओके, जियो फाइनेंशियल्स पे ये राय। फिलहाल एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, जियो फाइनेंशियल हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी है, कोई भी पोजीशन आपको बनानी है तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। स्पेशली आप देखें एसी स्टॉक्स, मैक्सिमम स्टॉक्स वहाँ पे थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। वोल्टास और ब्लू स्टार जैसे कंपनियों के शेयरों में आज थोड़ा प्रेशर है। और खबर क्या है तो दरअसल अप्रैल के दौरान एयर कंडीशनर कारोबार में थोड़ी सुस्ती देखी गई, वहाँ पे एक सबड्यूड नज़र आया है। लेकिन इस गिरावट की राय क्या है, असली वजह क्या है, ये समझते हैं यतिन से। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए यतिन, एसी स्टॉक्स पर ये दबाव देखने को क्यों मिल रहा है? जी, तो एयर कंडीशनिंग सेगमेंट, जो रूम एयर कंडीशनिंग सेगमेंट है, यहाँ हम क्लियरली एक स्लो डाउन देख रहे हैं। लेट समर के चलते अप्रैल के महीने में भी बिकवाली में 18 से 20% की गिरावट आपने ऑल इंडिया बेसिस पे होती हुई देखी है। रिटेल सेल्स जो हैं डीलरशिप्स पे काफ़ी कमज़ोर सुनाई पड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक्वेरियस सिक्योरिटीज़ का मानना ये है कि जो डिमांड ट्रेंड्स आपने फरवरी मार्च में देखे थे उससे भी खराब शायद अप्रैल का महीना आपको एसी सेल्स के लिए आता हुआ नजर पड़ रहा है। स्पेसिफिक बात करें अप्रैल के महीने की तो 15 से 20% का तो स्लो डाउन है ही, और सबसे ज्यादा स्लो डाउन साउथ और सेंट्रल मार्केट्स में आपको होता हुआ नजर पड़ रहा है। स्पेसिफिक बात करें तो साउथ इंडिया में लगभग 35% सेल्स गिरती हुई नजर पड़ी है। हालांकि वेस्ट और नॉर्थ मार्केट्स, खास करके दिल्ली और मुंबई के मार्केट्स में थोड़ा बहुत ग्रोथ का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि समर का ऑनसेट जो है अप्रैल से शुरू हुआ था तो पिकअप हुआ है सेल्स। हालांकि अगर हम ईस्ट की बात करें तो जो अनसीजनल रेंज हैं यहाँ डिमांड का असर आपको पड़ता हुआ नजर पड़ रहा है। स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल के मार्केट्स भी थोड़े बहुत वीक दिखाई पड़ रहे हैं, और क्योंकि एसी के सेल्स अनुमान के हिसाब से नहीं है, डीलरशिप्स पे इन्वेंट्री बढ़ रही है, जिसके कारण डिस्काउंटिंग भी आपको एयर कंडीशनिंग सेगमेंट में कंपटीशन के साथ बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है। रीजन वाइज अगर हम ब्रेकअप की बात करें तो तमिलनाडु, केरला में लगभग 40% साल दर साल बेसिस एसी के सेल्स में कमी आई है, और कहीं ना कहीं अनसीजनल रेन के कारण, जैसे कि मैंने पहले कहा, ओडिशा हो या वेस्ट बंगाल हो, यहाँ सेल्स में असर देखने को मिला है। गुजरात के मार्केट्स में 15% की डिमांड बढ़ी है, महाराष्ट्र में 10% से डिमांड बढ़ी है, और सबसे ज़्यादा नॉर्थ मार्केट जो हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली के मार्केट्स हैं, यहाँ एसी के सेल्स 25% बढ़े हैं, जो कि एक फेस सेविंग मूवमेंट है इंडस्ट्री के लिए। अगर हम शेयर प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो क्लियरली जो कमज़ोर सेल्स हैं उसके कारण शेयर प्राइस परफॉर्मेंस पे भी असर देखता हुआ आप देख रहे हैं। और अगर हम वोल्टास की बात करें तो एक महीने में वोल्टास का शेयर 16% गिरा है, जबकि ब्लू स्टार के शेयर में लगभग 20% की गिरावट दर्ज हुई है।
तो इसी की सेल्स रिलेटेड स्टॉक्स पर एक प्रेशर, सेल्स में कमी आई है, पूरा निष्कर्ष निकालूं मैं यतिन आपकी बातों का। बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए। गौरांग जी, गर्मी कम तो नहीं पड़ रही, लेकिन सेल्स में गिरावट कैसे आ रही है? खैर, आप बेहतर तरीके से समझा पाएंगे हमें कि आखिर हो क्या रहा है, साथ ही इन स्टॉक्स पर आपकी क्या राय है? तो श्रेया जी देखिए, मेरे ख्याल से गर्मी का पारा तो अभी अभी चढ़ना शुरू हुआ है। मेरे ख्याल से मई का महीना जो कल से शुरू होगा, इसमें सूर्य देव का प्रकोप गर्मी के रूप में और भी तीव्रता पकड़ेगा और शायद 45 डिग्री के ऊपर जाने की संभावना है कुछ राज्यों में, खास करके उत्तर भारत में जो राज्य है वहां पर। बम्बई में, महाराष्ट्र में हमने पहले से ही 40% के पारे के नापदंड देख लिए हैं और ऊर्जा की मांग बढ़ रही है। और जब हमने पावर ग्रिड का जिक्र किया तो कुछ विचारधारा उसी के ऊपर आधार थी। कौन सी कंपनियां हैं इस सूची में जहां पर आप खरीदारी की सोच सकते हैं? तो ये जो चारों नाम आपके स्क्रीन पे, टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है, वोल्टास, ब्लू स्टार, सिम्फनी, हैवेल्स, ये सभी पर हमारी खरीदारी की राय रही है। और श्रेया जी, मैं एक बात मानता हूं कि बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से बेहतर होने का अनुमान है इस साल 2025 में। मेघराज का आशीर्वाद खूब रहेगा हमारे देश के ऊपर। उस परिस्थिति में फसल की पैदावार अच्छी होने की संभावना है और अगर फसल अच्छी पैदा होती है खेतों में, तो हमारे जो किसान भाई बहन है उनकी आवक जो है, आय जो है, इनकम जो है वो बढ़ जाती है और खर्च करने की ताकत बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मांग बड़े शहर, छोटे मझौले शहर में तो आती रहेगी इन सब कंपनियों के लिए, लेकिन जो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाके हैं भारत देश, वहां से भी अब मांग आना शुरू हो जाएगी। ओके, इसी स्टॉक्स पर आपका व्यू ये। और चलिए अब इनसे बाहर निकलते हैं। अब थोड़ा सा हल्का सा बाजार को देखते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। आई थिंक ये फोर्थ डे है इस सीरीज़ का। स्टैट्स इस वक्त के डेरिवेटिव्स के क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इंडेक्स 2 बजे शेयर मैंने जब बात की थी तो यही लेवल था 24,340, अभी भी वहीं पर है। तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, उलटफेर वहीं पे खड़ा है। सेक्टर्स क्या क्या कर रहे हैं आज? बैंकिंग में शॉर्टिंग है, टेक्सटाइल में, इंफ्रा में, केमिकल्स में और फाइनेंस में, हर स्पेस में शॉर्टिंग है आज। इवन अगर आप देखें तो पावर, टेक्नोलॉजी, मेटल्स, ऑटोमोबाइल्स, सब में शॉर्टिंग है। लॉन्ग बिल्डअप है रियलिटी स्पेस में, ऑयल एंड गैस स्पेस में, थैंक्स टू रिलायंस और एक टेलीकॉम में। अच्छा, रिलायंस को लेके आइए। रिलायंस का बिल्डअप आज एक बार फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग है। इट्स आई थिंक क्लोजर टू 1410। एक छोर से बाजार को संभाला हुआ है रिलायंस ने। अच्छा, रिलायंस पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? विकास, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1410, दैट मीन्स सिंपली इस सीरीज में आने के बाद 2 कॉल राइटर्स को ट्रैप कर दिया इसने, 1300 एंड 1400। अब क्या लग रहा है? मैं इसका अभी डिस्कशन इसलिए किया विकास आपके सामने, क्योंकि आपको याद होगा 7 अक्टूबर को जब रिलायंस ने 200 EMA तोड़ा था, इसी प्राइस पे 200 EMA टूटा था। यहीं पर एक गैप भी परसिस्ट करता है थोड़ा सा ऊपर जाके। आप रिलायंस को अब कैसे रीड कर रहे हैं? जी, रिलायंस में लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला था 1330 1340 पे। बहुत टाइम से एक काउंटर यहाँ पे रुका हुआ था। उसके बाद एक जो अपमूव यहाँ पे देखने मिल रहा है, मुझे लगता है ये अपर साइड में कंटिन्यू होते हुए देखने मिलेगा 1440 1450 के आसपास। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हर्डल इस काउंटर में देखने मिल रहा है, जो रिट्रेसमेंट की इंपॉर्टेंट जो हाई लेवल से जो रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया हुआ था, वहां से एक ऊपर की रेंज निकलते आई हुई देखने मिल रही है 1440 के आसपास का। तो ये जो अपमूव है 1120 से 1440 का एक अपमूव यहाँ पे मुझे लगता है आते हुए देखने मिल सकता है। तो अभी भी जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट रहेगा। नीचे में जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी बन चुका है वो 1390 के आसपास बन चुका है। हालांकि आज उसने सुबह मॉर्निंग में वो टच करके वहां से वापस एक अपमूव देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल सेटअप अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। मुझे लगता है कि कंटिन्यू होते हुए देखने मिलेगा 1440 1450 की तरफ। ओके, तो रिलायंस में मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो, पोजीशन बनानी हो तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिजल्ट्स की। अब बाजार की नज़र कल और शुक्रवार को आने वाले नतीजों पर रहेगी और निफ्टी इटर्नल समेत निफ्टी की 3 कंपनियों के नतीजे आएंगे। वहीं शुक्रवार को आएंगे मैरिको के नतीजे, और नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मंगलम मालू और दीपाली राणा। दीपाली जी से पहले समझते हैं कि मैरिको के नतीजे कैसे रह सकते हैं, बताइए दीपाली।
थैंक यू श्रेया। मैरिको के नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं और रेवेन्यू में लगभग 17 से 18% की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। मुनाफा 8% ग्रो हो सकता है वाई बेसिस पे। आंकड़ा रह सकता है मुनाफे का 344 करोड़। वहीं एबिटा भी 442 करोड़ से बढ़कर 447 करोड़ रहने की पॉसिबिलिटी है और एबिटा मार्जिन थोड़े से प्रेशर में रह सकते हैं वाई बेसिस पे। 19.4% से घटकर 19%। सीक्वेंशियल बेसिस पे फ्लैट रह सकते हैं मार्जिन। दरअसल डोमेस्टिक बिजनेस में स्टेडी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है इस क्वार्टर में, इसीलिए रेवेन्यूज में हम 18% की ग्रोथ देख रहे हैं। जो डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ है वो 6% के आसपास आने की पॉसिबिलिटी है। मार्जिन्स थोड़े दबाव में इसलिए रह सकते हैं क्योंकि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है यानी कोपरा प्राइसेस हैं, वेजिटेबल ऑयल के प्राइसेस हैं, वो हायर साइड पर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट मार्जिन्स पर स्लाइटली दिख रहा है। अगर आप पैट के मुकाबले रेवेन्यू में जो 18% की ग्रोथ देख रहे हैं वो इसलिए क्योंकि कंपनी ने पैराशूट ऑयल, सफोला ऑयल में 15 से 20% का प्राइस हाइक किया था, उसका एडवांटेज आते हुए मिल रहा है। हालांकि पैराशूट ऑयल सेगमेंट में डिमांड ठीक है, 13 से 15% की ग्रोथ रह सकती है रेवेन्यू फ्रंट पर, लेकिन आगे इससे भी बेटर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है क्योंकि डिमांड अभी भी उतनी रिवाइव नहीं हुई है। डिमांड रिवाइव हुई है सफोला ऑयल सेगमेंट में, वहां पर मोर देन 15% यानी 15 से 20% की रेंज में रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। यहाँ भी कंपनी ने 15 से 20% का प्राइस हाइक किया, इसीलिए रेवेन्यूज पर इंपैक्ट दिख रहा है। बाकी सेगमेंट्स की बात करें तो वैल्यू एडेड हेयर ऑयल यानी वाहो में ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है मिड और प्रीमियम सेगमेंट में ग्रोथ की वजह से। वहीं जो फूड और प्रीमियम पर्सनल केयर सेगमेंट है वहां भी मोमेंटम रोबस्ट ही रहेगा। इंटरनेशनल बिजनेस कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 15% की ग्रोथ दिखा सकता है, जिसमें बांग्लादेश का कारोबार अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में भी ग्रोथ बेहतर रहेगी सीसी टर्म्स में। तो नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। इंपॉर्टेंट रहेगी कमेंट्री स्पेशली आगे के लिए कि अर्बन मार्केट कैसा परफॉर्म करेंगे, रूरल मार्केट में डिमांड ट्रेंड्स कैसे हैं, साथ ही साथ रॉ मटेरियल प्राइसेस जिसने मार्जिन्स को इम्पैक्ट किया है थोड़े से एज आउट हुए हैं। आगे के लिए क्या ट्रैजेक्टरी बन रही है कोपरा प्राइसेस की और साथ ही वेजिटेबल ऑयल प्राइसेस की, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन हाल ही में जो मैरिको ने Q4 अपडेट शेयर किए थे वहाँ मैनेजमेंट की कमेंट्री आने वाले क्वार्टर्स के लिए फर्दर डिमांड पर्सपेक्टिव से स्ट्रांग थी। नंबर्स भी अच्छे एक्सपेक्टेड है। जी, नंबर सच एक्सपेक्टेड है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैरिको की प्लेसमेंट बहुत एग्रेसिव है। ये वो उन चुनिंदा काउंटर्स में से है जो कि ऑल टाइम हाई विद इन FMCG बास्केट में है, ऑल टाइम हाई पे है। और सिर्फ क्वार्टरली अपडेट्स के बाद जिसका जिक्र अभी दीपाली ने किया, ये स्टॉक ऑलरेडी मेरे ख्याल से 660 से 640 से 712 हो चुका है। तो ऑलरेडी क्वार्टरली अपडेट्स में जो एग्रेशन था, कमेंट्री अच्छी थी, वो प्राइस इन है। डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा सा शायद थोड़ा पनिश करे, अदरवाइज चार्ट्स काफ़ी एग्रेसिवली प्लेस्ड हैं। खैर मैरिको पे आऊँगा, मैं बात करूँगा, लेकिन बात करते हैं इटर्नल की। नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है? हमारे साथ मंगलम मौजूद हैं। मंगलम, कैसे नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार? तो जोमेटो की जो चौथी तिमाही के नतीजे हैं वहाँ पर जेफरीज के तरफ से अनुमान आए हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 58% की तरफ से ग्रोथ करे, क्लोज टू 6,135 करोड़ के आसपास। पर एबिटा में काफ़ी लॉस और डिक्लाइन देखने मिलेगा। 8% डिक्लाइन ईयर ऑन ईयर और 37% डिक्लाइन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एबिटा में देखने मिलेगा। और उसका रीज़न हम आपको बताते हैं क्यों। कंपनी हो सकता है कि बॉटम लाइन पे लॉस भी रिपोर्ट करे। सेम टाइम लास्ट ईयर उन्होंने 175 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, पर इस बार हो सकता है कि 32 करोड़ का लॉस कंपनी करे। ये जेफरीज का अनुमान है। अब क्यों कंपनी लॉस मेकिंग करेगी? क्योंकि उन्होंने अपने जो ब्लिंकिट क्विक कॉमर्स बिजनेस है वहाँ पर स्टोर एक्सपेंशन को काफ़ी बढ़ा दिया है। फूड डिलीवरी उनकी काफ़ी तेज़ी से ग्रो नहीं हो रही है। इनफैक्ट पिछले 4 क्वार्टर से देखें तो फूड डिलीवरी का ग्रोथ है वो कम हो रहा है। चौथे तिमाही में भी हम देखेंगे कि 16% ही ग्रोथ होगा फूड डिलीवरी के ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू का। इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो 1% से डिक्लाइन होगा और मार्जिन्स काफ़ी फ्लैट रहेंगे। तो ब्लिंकिट का जो है भले ही रेवेन्यू 12% ग्रो होगा, आप बहुत बड़ा लॉस देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर एबिटा में। और वो रीज़न इसके लिए है क्योंकि कंपनी ने कहा था कंपेटिटिव एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं और इस वजह से वो जो स्टोर एक्सपेंशन है काफ़ी तेज़ी से करेंगे। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए रेवेन्यू ग्रोथ जो होगा वो फूड में मॉडरेट होगा, क्विक कॉमर्स में हाई होगा, पर ऑपरेशनली थोड़े से वीक नंबर्स आने की उम्मीद है। ओके, तो इटर्नल के वीक नंबर रह सकते हैं, कंपनी लॉस कर सकती है 32 करोड़ के जेफरीज का अनुमान है। तो स्टॉक पर हालांकि पिछले कुछ दिनों से देखें प्रेशर देखने को मिल रहा है, आज भी कोई वाव परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल रही। इस बीच हमारे
चैनल के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल भी मौजूद हैं। सर वेलकम ऑन शो। काफ़ी देर बाद आए, दर्शकों का आपका इंतज़ार था। लेकिन खैर सर, सवाल ये कि आज वीकली एक्सपायरी का दिन और मार्केट पे वो प्रेशर दिखा भी, निफ्टी ने कुछ खास किया नहीं, उसी रेंज में कामकाज करता रहा। बैंक निफ्टी पे थोड़ा प्रेशर, क्या आउटलुक यहाँ पे? कुछ ज़्यादा मिस किया नहीं इसका मतलब आई थिंक। और मैं आई थिंक शायद आप देखिए जिस लेवल पर निफ्टी को छोड़ के गया था उसी लेवल पर निफ्टी है इस समय। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए गया था मैं, और अब से कुछ ही देर में आप CNBC आवाज़ पर वो इंटरव्यू सुनेंगे भी। बता नहीं सकते अभी वो, क्योंकि वो उस पर एक एम्बार्गो है इसके लिए, लेकिन एक बहुत ही खास और स्पेशल इंटरव्यू कुछ ही देर में CNBC आवाज़ पर आपको सुनने को मिलेगा। देखिए श्रेया, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी में ऑप्शन राइटर्स का दबदबा होता है। आज सुबह मार्केट ने एक बार कोशिश की 24,400 क्रॉस करने की, नहीं कर पाया। आज जो सुबह हमने एक अप्रोच ली थी मार्केट में वो ये थी कि 24,250, 24,400, 450, ये एक रेंज है। इस रेंज में अगर आप स्मार्टली ट्रेड कर सकते हैं तो करिए, 24,400 के पास बेचिए, 24,250 के पास खरीदिए। टेक्निकली मार्केट ने वो दोनों ट्रेड दे दिए आपको एक एक करके। बस वीकली एक्सपायरी वाले दिन आपको इतना ही मिलेगा, या तो फिर मार्केट एक ट्रेंडिंग मूव दिखाए और आपको फंसा दे किसी तरफ। अगर ऐसा हो जाए तो अलग बात है। लेकिन एक चीज़ जो क्लियरली विजिबल है कि कल की छुट्टी से पहले थोड़ा सा मार्केट का सेंटीमेंट खराब हो रहा है, वो मिड कैप में आपको दिखाई देगा और बैंक निफ्टी में दिखाई देगा। मिड कैप देखिए आप, जब मैं छोड़कर गया था सुबह का शो तब मिड कैप ऐसे नहीं थे, तब मिड कैप ग्रीन में थे। अब मिड कैप कंफर्टेबली रेड में है और एडवांस डिक्लाइन काफ़ी ख़राब है। और बैंक निफ्टी एक और चीज़ है जहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि दिक्कत हुई है। लेकिन शायद मेरा ये व्यू है कि शायद निफ्टी पर जो मूव है वो पूरा का पूरा एक्सपायरी ड्रिवन है। अच्छा वीरू, थोड़ा सा ये डाइवर्जेंस है आज निफ्टी वर्सेस बैंक निफ्टी। वीरू ऑलरेडी शायद थोड़ा वीकेंड के मूड में आ गए हैं। वैसे वीरू आपकी टाई कहाँ गई? मैं वो बाद में रियलाइज हुआ प्रोग्राम के क्लोजर में कि टाई लगाना भूल गया, फिर मैं आ ही गया आपका। हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे वीरू सर ऑल ब्लैक लुक में है आज। नहीं ऑल ब्लैक नहीं, वो मैंने शर्ट चेंज की थी सुबह की थोड़ी सी तो। पर अनुज जी, ये बैंक निफ्टी समहाउ आई थिंक इस स्केप्टिकल एनवायरनमेंट में भी, मैं जो बात कर रहा था अभी कुछ देर पहले शेयर से भी, 55,000 की ट्रैजेक्टरी को होल्ड किए हुए है। इवन टेंडिमा के अपने आप को आप ऊपर होल्ड करता हुआ। जी हाँ, सिंपली मतलब कंसोलिडेशन ठीक ठाक गुजर रहा है। आई थिंक थोड़ा कंसोलिडेशन है। आई थिंक वीरू मार्केट में ये सब फेजेस आते हैं। आई थिंक बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है, मेरा ये मानना है, क्योंकि ये चला इतना था, इसके लिए थोड़ा हायर लेवल पे कंसोलिडेशन आ गया। इवेंचुअली मुझे लग रहा है इसमें 56,000 का जो ब्रेकआउट है वो आना है क्लोजिंग बेसिस पर और उसके ऊपर जाना है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मार्केट में कंसोलिडेशन आ गया। आज थोड़ा सा ऊपरी लेवल पर ICICI बैंक में प्रॉफिट बुकिंग आ गई, उस वजह से थोड़ा सा मामला ख़राब तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ी सी वहाँ पर मूव आ गए। बट अदरवाइज ठीक है मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, अब मार्केट का लीडर रिलायंस है। आज भी देखिए आप मार्केट में अगर एक स्टॉक अभी भी जो निफ्टी को संभाले हुए है वो रिलायंस है। डे हाई पर रिलायंस ट्रेड कर रहा है। सुबह गिरा लेकिन उसके बाद रिकवर, और ये तीसरा दिन है जब रिलायंस इस तरीके का आपको इंटरडे मूव दिखा रहा है वीरू। हाँ बिल्कुल। अच्छा अनुज, एक चीज़ गौर किया आपने, लुक एट IOC के नंबर्स को देखिए, BPCL के नंबर्स को देखिए, रिलायंस, मतलब सडनली ये पूरी बास्केट ना ऑयल गैस की प्लेसमेंट सही लग रही है इसकी। ऑयल गैस इंडेक्स आज इसमें 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है अनुज। इसमें एक चीज़ देखनी होगी IOC के नंबर्स में कि कितना इनको कॉम्पनसेशन मिला सरकार की तरफ से, वो जो अंडर रिकवरीज का था LPGs को, क्योंकि अगर वो नहीं आया होता तो इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं आता। लेकिन जो भी है, खैर OMCs पर हम काफ़ी कंस्ट्रक्टिव रहे हैं वीरू। आई थिंक एक चीज़ जो हमने लगातार कही है, इन कंपनियों में डिविडेंड यील्ड ही इतनी अच्छी है। अब देखिए 3 रुपये का तो फाइनल डिविडेंड इन्होंने अभी अनाउंस करा है, उससे पहले भी ये कुछ ना कुछ डिविडेंड अनाउंस करते रहते हैं। मेरे ख्याल से सारी कंपनियाँ 5-6% की तो आज की डेट में आपको डिविडेंड यील्ड दे रही होंगी। तो उस हिसाब से ये एक ऐसी स्पेस है जिसमें आप गलत नहीं जाएंगे। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पैसा आपको जल्दी में ना बने, लेकिन गलत नहीं जाएंगे, ये आई थिंक क्लियरली व्यू है। बाकी थोड़े डिटेल में नंबर पढ़ने पड़ेंगे, इनकी कमेंट्री में पढ़ना पड़ेगा कि ये नंबर कहाँ से इतना अच्छा आया। चलिए अभी काम करते हैं, यहाँ पे आपको बताते हैं कि 4 का चौका का क्रम क्या होगा। सस्ता ऑप्शन मानस जी के सुझाव से आएगा। पहला ट्रेड FNO सुपरस्टार राजेश सतपुते जी पिक करेंगे, चार्ट के चमत्कार आशीष ख्याल जी, और मिड कैप फंडर गौरांग शाह पिक करेंगे आज का। मानस क्या पिक कर रहे हैं? सस्ता ऑप्शन ट्रेड आपका विकल्प आज का। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जो पिछले 2 दिनों से लगातार वीकनेस दिखा रहा है, और
मेरा समझना है कि स्टॉक बिल्कुल तैयार है 114 के नीचे जाने के लिए, और अगर 114 के नीचे जाएगा तो शायद 110 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। इसलिए बैंक ऑफ इंडिया के 115 के पुट ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 5 रुपए के आसपास चल रहा है, 3 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करनी है और 7.5 रुपए के टारगेट सेट करनी है। ओके, बैंक ऑफ इंडिया की 115 की पुट 5.20 पे मिल रही है, इसको आपको लेना है। अगला ट्रेड राजेश जी पिक करेंगे, आज का एफएनओ सुपरस्टार। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी देखिए, मेरी नजर है भारतीय एयरटेल पे। अगर आप भारतीय एयरटेल का चार्ट देखें तो यहाँ पे क्लीन आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन था, जो माइनर करेक्शन था, इट हैज लैंडेड एग्जैक्टली ऑन इट्स 10 एंड 20 डीएमएल लेवल, और वहीं से ये फिर से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। कल भी हमने इस पे बात की थी, आज यहाँ पे मोमेंटम दिख रहा है। तो ये मोमेंटम कहाँ तक जाएगा? मेरे हिसाब से 1900 तक यह मोमेंटम जाएगा। तो भारतीय एयरटेल एट ए लेवल ऑफ 1865 इन फ्यूचर बाय करे। स्टॉप लॉस रहेगा 1845 का, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ओके, तो एफएनओ सुपरस्टार के लिए भारतीय एयरटेल फ्यूचर्स में खरीदारी की राय राजेश सातपुते जी की तरफ से आते हुए अब चार्ट का चमत्कार समझते हैं आशीष ख्याल जी से। बताइए आशीष जी, आपका चार्ट का चमत्कार। देखिए, मेरा बाई साइड का कॉल होगा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL के नाम से। यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव आज के दिन आता हुआ नजर आया। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग ऊपर लेवल से हुई है, लेकिन फिर से यहाँ से एक मोमेंटम बन सकता है। अपने 20 DMA के ऊपर ही बंद हो रहा है स्टॉक। ओवरऑल रुझान पॉजिटिव है, वॉल्यूम्स पिकअप अच्छे खासे हो रहे हैं, तो गुंजाइश है यहाँ से एक थर्ड वेव की शुरुआत कर सकता है स्टॉक, मोमेंटम बन सकता है। टारगेट है IGL में 202 का और स्टॉप लॉस लगाना होगा 185 का। IGL शानदार तेजी आज के सत्र इसमें देखने को मिल रही है। अब चलते हैं गौरांग जी के पास। गौरांग जी बताइए आपका मिड कैप फंडा। श्रेया जी, मिड कैप फंडा के रूप में हमने एक मझौली फार्मा क्षेत्र की कंपनी है जिसका नाम है मैनकाइंड फार्मा। मुझे याद है बखूबी जब इसका IPO आया था, और IPO के पश्चात एक बहुत ही शानदार रुझान हमने ऊपर की तरफ जाते हुए देखा है। आज थोड़ी बहुत गिरावट है। गिरावट का लाभ उठा करके अगर आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है तो हम उसकी राय देंगे। सिर्फ इतना है कि पूरी ताकत लगा करके निवेश मत कीजिए, किश्तों में शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। लक्ष्यांक के रूप में बहुत ही साधारण अनुमानित लक्ष्यांक करीबन 2800 के आसपास का है। ओके, 4 ट्रेड्स आए थे आपकी स्क्रीन पे, एक एक करके सारे ट्रेड सकते हैं। सस्ता ऑप्शन मानस जी का, अच्छा मानस जी का ट्रेड था बैंक ऑफ इंडिया 750 की। अगर आप देखिए पुट लेनी है यहाँ पर 115 रुपये की ट्रेड की जो स्ट्राइक की थी 750 पे। और दूसरा ट्रेड था राजेश सतपुते जी का, उनका ट्रेड रहा आज भारतीय एयरटेल फ्यूचर्स। राजेश जी आपने अभी लिया ये, लेकिन मैं आज सहरा इसका बांधूंगा प्रकाश सर के सिर पे। प्रकाश सर ने कॉल ली थी, ये बहुत बढ़िया कॉल थी सर, 2 बजे आपने, और उस वक्त प्राइस था 1856। तो क्या गजब का मूव दिया भारतीय एयरटेल ने। जरा इंट्राडे में चार्ट लेके आइए, मैं इसी को देख रहा था, है ना, गजब चला है। और मैं जब देख रहा था ना इंडेक्स में मूव कहाँ से आया, मैं कंट्रीब्यूटर्स को देख रहा था एंड सडनली मेरी नज़रें गई भारतीय एयरटेल पे, क्या गजब का मूव आया भारतीय एयरटेल में। खैर, तीसरा ट्रेड था राजेश जी के बाद आशीष ख्याल जी ने पिक किया चार्ट के चमत्कार। उनका ट्रेड रहा आज IGL फ्यूचर्स करीब करीब 202 के लक्ष्य के लिए। और लास्ट मैनकाइंड जो थी वो गौरांग जी ने आज की मिड कैप फंडा कॉल पिक करी। एक भारतीय एयरटेल ने स्विंग प्रोवाइड किया कुछ देर पहले, तो निफ्टी को एक पुश मिला। निफ्टी में शुमार और कौन कौन से काउंटर से रिक्वायर्ड पुश जनरेट कर रहे हैं? ICICI बैंक नो नॉट एग्जैक्टली। उसके बाद एक अब तक सिर्फ भारतीय एयरटेल था जिसने पुश प्रोवाइड किया, उसके अलावा कुछ नहीं है, उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। चंदन दापड़िया इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। एक बहुत शांत क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं हम चंदन, अब तक तो खैर शांत है। अभी आप कुछ पिक करना चाहेंगे इस क्लोजिंग में, और थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच किस स्पेस पे है आपकी इस वक्त? देखिए, मैं कहीं ना कहीं कंजम्पशन पे फोकस करूंगा और इटरनल पे हमारा फोकस रहेगा, जिसका जोमेटो नाम था पहले। 7-8 दिनों का कंसोलिडेशन का बेस बना है, 225 के आसपास के सपोर्ट लिए। आज भी 226 के बेस बना के वापस सर्ज देखने को मिल रहा है, तो 226 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह होगी। ऊपर में लगभग 245 तक के टारगेट इटरनल में बनने चाहिए। ओके, इटरनल यहाँ पर एक ट्रेड चंदन जी की तरफ से आती हुई। अब एक काम करते हैं, कल अप्रैल के जो ऑटो बिक्री के आंकड़े आने हैं वो कैसे रहेंगे ये जानते हैं यतिन के साथ। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। तो अप्रैल के महीने में जो ऑटो सेल्स का अनुमान है थोड़ा म्यूटेड है। स्लो लेन में आपको 2 व्हीलर्स और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की सेल्स जाती हुई नजर पड़ेंगी, क्योंकि डिमांड में थोड़ी बहुत कमी आई है। स्पेसिफिक बात करें तो कमर्शियल व्हीकल्स में भी
आपने डिमांड में थोड़ा स्लो डाउन दिखा है, क्योंकि मार्च के महीने में थोड़ी बहुत प्री बाइंग का असर आपको देखने को मिलता है यूजुअली फाइनेंशियल ईयर एंड में। ट्रैक्टर की बात करें तो नंबर्स बिल्कुल फ्लैट देखने को मिलेंगे। हालांकि 4 व्हीलर सेगमेंट में आपको चैनल इन्वेंट्री के बढ़त के चलते डीलरशिप्स में थोड़ी बहुत दिक्कत दिखाई पड़ रही है। और मीडियम एंड हेवी कमर्शियल व्हीकल सेल्स की बात करें तो अप्रैल एंड में ब्रोकरेजेस के हिसाब से थोड़ा बहुत पिकअप देखने को मिला है। शुरू करते हैं अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स के साथ, जहां सेल्स में गिरावट एक्सपेक्टेड है। अगर हम अशोक लेलैंड की बात करें तो 2% की डिक्लाइन यहां एक्सपेक्टेड है, और टाटा मोटर्स की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल और ओवरऑल सेल्स आपको 5% के आसपास गिरते हुए नजर पड़ेंगे। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें 4 व्हीलर प्लेयर्स की, तो अप्रैल के महीने में मारुति की सेल्स लगभग 4-5% बढ़ने का अनुमान है। उधर M&M ऑटो का अच्छा प्रदर्शन रहेगा, लगभग 18% की सेल्स ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कीजिए नए मॉडल लॉन्चेस के चलते। खास करके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की ऑर्डर बुक है ये अच्छी तरीके से आपको सेल्स में कन्वर्ट होती हुई दिखाई पड़ रही है। ट्रैक्टर्स की बात करें तो 1.25% का ग्रोथ, बिल्कुल फ्लैट परफॉर्मेंस यहाँ देखने को मिलेगा। और हंडे की बात करें तो यहाँ अंडर परफॉर्मेंस जारी है। इस महीने भी लगभग सेल्स में 6% की गिरावट आप देखेंगे साल दर साल बेसिस पे। 2 व्हीलर्स पे आते हैं और बजाज ऑटो एक्सपोर्ट मार्केट्स और डोमेस्टिक मार्केट्स दोनों ही थोड़े स्लो हैं, तो 4% की गिरावट एक्सपेक्ट कीजिए और नंबर करीब 4.25 लाख यूनिट के आसपास आएगा। 83,000 यूनिट्स का एक्सपेक्टेशन रॉयल एनफील्ड सेल्स का है, जो कि 1-1.5% की ग्रोथ का अनुमान है। और हीरो मोटो की बात करें तो लगभग 20% सेल्स गिरने का अनुमान है, क्योंकि अप्रैल का महीना थोड़ा लीन रहा है रूरल मार्केट्स के लिए भी। हालांकि जो शादी की सीजन है इसमें शायद सेल्स पिकअप हो जाए हीरो मोटो कॉर्प के लिए आगे जाके। टीवीएस मोटर्स सबसे बेटर परफॉर्मेंस यहां देखने को मिलेगा। 11% की सेल्स ग्रोथ यहां अनुमानित है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं और स्कूटर सेगमेंट पर से इनके लिए अच्छा कर रहा है। ओके, चलिए यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ ऑटो सेल्स के आंकड़े जो आपको रेडार पे रखने, ध्यान रखिएगा। ऑटो सेल्स के आंकड़े, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स क्या होते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स तो हर 3 महीने में एक बार आते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स जो हर महीने आते हैं या उससे भी जल्दी आते हैं, उससे आपको इकोनॉमी में क्या चाल है, क्या रफ्तार है, ये पता चलती है, क्योंकि आप क्वार्टर के एंड तक तो वेट नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर अगर एक माना जाता है तो वो ऑटो सेल्स होता है। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी इकोनॉमी की जो चेन होती है उसमें क्या चल रहा है ये पता चलता है उससे। चलिए खैर, इस पर नज़र रहेगी हमारी। लेकिन हमारे साथ अब बिग मार्केट वॉइसेस में आज जुड़े हैं पाइपर सरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल। अभय जी, गुड मॉर्निंग। अभय जी, मैं मार्केट पर आपसे बात करूंगा, लेकिन ये सवाल पूछना बनता है आपसे, रिलायंस में ऐसा क्या हो गया पिछले 3 दिन में जो हमने इतना बड़ा मूव देखा, और क्या ये मार्केट के लिए अब लीडरशिप प्रोवाइड करेगा? गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, रिलायंस में अच्छा मूव है और आई थिंक वो इसलिए है क्योंकि एक थोड़ा फेयर वैल्यू के नीचे चला गया था ये स्टॉक, और वो इसलिए चला गया था क्योंकि डिफरेंट बिजनेसेस हैं और एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन था कि रिजल्ट्स की वेट करें तो देखें O2C बिजनेस, टेलीकॉम बिजनेस, रिटेल बिजनेस अलग अलग कैसे चल रहे हैं और क्या कमेंट्री है और क्या गाइडेंस है। तो आई थिंक जो इसमें एक पोस्ट रिजल्ट कैचअप रैली थी, क्योंकि इसने इतना मार्केट के साथ परफॉर्म नहीं किया था, तो आई थिंक ये अच्छी एक कैचअप रैली है। आई थिंक एक्सपेक्टेशंस हैं कि अब जो रिटेल बिजनेस है और जो उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग करी है, प्लस जो टेलीकॉम बिजनेस है, आरपू इंप्रूव हुआ, वो भी सपोर्ट करेगा। तो आई थिंक अब एक जो शॉर्ट टर्म में इसमें मूव होना था, मुझे लगता है हो गया है। पर मुझे कोई वरी नहीं है स्टॉक में। मुझे लगता है कि जो भी इसको लेके रखेगा, मेरी बाय रिकमेंडेशन नहीं है, पर मेरा ये मानना है कि जो जैसे रिजल्ट्स आए हैं और जिस तरह से मैक्रो एनवायरनमेंट इंडिया में बन रहा है, स्पेशली कंजम्पशन का जो कमबैक हम देख रहे हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन में, तो मुझे लगता है कि रिलायंस में एक बड़ा सॉलिड एक बेस बना है और अब यहाँ से ये स्टॉक डेफिनेटली परफॉर्म करेगा ओवर नेक्स्ट 12 मंथ्स। मीनवाइल मार्केट में एक और एक्सपायरी रिलेटेड मूव आया। 3 PM मूव कई बार आता है ये, लेकिन अगेन 24,400 पर ही आकर अटक रहा है। फिर देखिए हाई 24,396, सुबह भी यही हाई था, एग्जैक्ट यही हाई था, एग्जैक्ट सेम हाई 24,396, वहाँ पर आकर रुके हम। लेकिन अभय जी, एक बात तो माननी होगी कि हम इस पूरे टैरिफ वाले मामले में सबसे कम गिरे और उसके बाद हमने सबसे अच्छी रेजिलेंस दिखाई और चले भी, शायद कुछ हद तक क्योंकि हम पहले ही सबसे ज़्यादा गिर चुके थे, ये भी एक फैक्टर रहा हो। लेकिन आपने कैसे देखा है पिछले 2 महीने की इस मार्केट की रिकवरी को? अनुज, आपका कहना सही है। कुछ तो आई थिंक हम ओवर करेक्ट हो गए थे, स्पेशली पोस्ट ट्रम्प इलेक्शन के बाद। डॉलर में जो मूव आया, FPI के जो हमने
सेलिंग देखी 1 लाख करोड़ के ऊपर की, बहुत शार्प सेलिंग थी और बहुत शॉर्ट टर्म सेलिंग थी, तो उसकी वजह से हम काफी इम्पैक्ट ले चुके थे। पर एक बहुत अच्छा लगा ये देख के कि हम एक नाउ वी आर एट अ पॉइंट कि हम एक बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है पोस्ट टैरिफ। सो ये दिखाता है कि कैसे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वापस एक बड़ा सॉलिड लॉन्ग टर्म पॉजिटिव व्यू बना है इंडिया की तरफ, और जितनी मेरी बात हो पाती है उनके साथ सब यही पूछ रहे हैं कि अभी आइडियाज क्या हैं, कहाँ इन्वेस्ट करें 2-3 साल के व्यू से। तो शॉर्ट टर्म पैसा नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। और एज एन अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया को, तो मुझे लगता है ये फॉरेन कैपिटल आएगी और साथ में डोमेस्टिक फ्लोज भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो मुझे लगता है कि जिसने भी करेक्शन का फायदा उठाया जनवरी फरवरी में, उसके पोर्टफोलियो के रिटर्न आउट परफॉर्म करेंगे मार्केट को। और ये जो फ्लोज का इम्पैक्ट हम देखेंगे अगले 3-4 महीने तक। तो जिस हिसाब से पैसे वापस गए थे एफपीआईज के, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सेम ट्रैजेक्टरी से अगले 2-3 महीने में वापस भी आएंगे अनुज। जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। तो आपने जवाब क्या दिया उनको जिन्होंने आपसे पूछा कि क्या खरीदना चाहिए इस डायरेक्शन में? क्या जवाब दिया आपने? वीरेंद्र, आप बड़ी ध्यान से बात सुनते हैं सारी। जी तभी तो अगला प्रश्न बनाना होता है ना? जी वीरेंद्र, हमारा मॉडल पोर्टफोलियो जो हमने रीबैलेंस किया है अभी अप्रैल में, तो उसमें हमने काफी समय के बाद बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज और एनबीएफसीज भी ऐड करी है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब एक हम बॉटम ऑफ द साइकिल हैं एज फार एज लेंडिंग टू अनसिक्योर्ड इज कंसर्न। अनसिक्योर्ड सेक्टर थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है, और वो उसका लॉजिक ये है कि आपने देखा होगा जिस बैंक से आप बात करेंगे पिछले इस क्वार्टर के रिजल्ट्स और 1-2 महीने में, सबका कहना यही है कि हम अपनी अनसिक्योर्ड बुक को कम करके सिक्योर्ड लेंडिंग पे जा रहे हैं, क्योंकि अनसिक्योर्ड में काफी रिस्क है। और जब एक पूरा इतना बड़ा सेगमेंट से लोग एग्जिट कर देते हैं बैंक्स और एनबीएफसीज, तो उस सेगमेंट में ऑटोमेटिकली एक बॉटम बनता है, पर एक कॉन्ट्रा कॉल लेना पड़ता है। और हमारा ये व्यू है कि जो छोटे बैंक्स हैं और मॉडल पोर्टफोलियो में हैं, तो मैं नाम ले सकता हूँ, बाय रिकमेंडेशंस नहीं है, पर जैसे बंधन है, जना है, जीवन है, और कुछ एनबीएफसीज हैं, ये मुझे लगता है कि एक वापस आएंगी, क्योंकि बैंक्स जो जिनसे हमने बात करी, लेंडर्स हैं, वो सब वापस माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को लेंड करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और जो प्रोविजन भी लिए थे, ओवर प्रोविजनिंग थी, थोड़े राइट बैक्स होंगे उसके। क्रेडिट इन्वायरमेंट अच्छा है, आरबीआई का पूरा सपोर्ट है लिक्विडिटी का और माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग का। और उसके साथ जो गवर्नमेंट की एक क्रेडिट गारंटी स्कीम थी, उसके अंडर ऑलरेडी लेंडर्स को पैसा मिलना शुरू हो गया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये एक साइक्लिकल बॉटम बना है अनसिक्योर्ड लेंडिंग में, और अगर कोई कॉन्ट्रा व्यू ले इसका 3 से 6 महीने तक का, तो मुझे लगता है कि इसमें एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो एक ये सेक्टर ओवरवेट है, और दूसरा एक हमारा जो सेक्टर ओवरवेट है वो ईएमएस का है, जो कंपनीज हैं जैसे डिक्सन, एम्बर, केन्स, सिरमा। मुझे लगता है ये एक 5 से 10 साल की स्टोरी है जो चलती रहेगी। और फिर अपॉर्चुनिस्टिक प्लेस भी है, इंश्योरेंस में हमने देखा आज तेजी है। आई थिंक एक पॉजिटिव व्यू वापस इंश्योरेंस में बन रहा है। सो ये हमारे ओवरवेट सेक्टर्स हैं वीरेंद्र। ओके अभय जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। आपने बैंक्स बोला, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, साथ ही इंश्योरेंस कंपनीज अभी फिलहाल आपको एज ए स्पेस पसंद आ रही है, लेकिन थोड़ा डिटेल में मैं आपसे जानना चाहूँगी, इतनी अर्निंग्स अभी तक जितनी अर्निंग्स आए हैं आपने देखा, ये कैसी तस्वीर बयां कर रही हैं? कोई और ऐसे सेक्टर स्पेस जहाँ पे आपको दमखम नज़र आ रहा हो, पोटेंशियल दिख रहा हो? देखिए, आईटी से जैसी उम्मीद थी, अर्निंग्स बिलो पार हैं। मुझे नहीं लगता कि अगले 3-4 क्वार्टर कोई इम्प्रूवमेंट दिखेगा अर्निंग्स में या कमेंट्री में। दूसरा, एफएमसीजी कंपनीज में भी हमने देखा काफ़ी वीकनेस है, एज एन वीकनेस, पॉजिटिव ग्रोथ है, पर ग्रोथ इतना ज़्यादा नहीं है कि इन्वेस्टर्स को बहुत अट्रैक्टिव लगे। और जो ऑटोमोबाइल कंपनीज के भी रिजल्ट्स आए हैं, बाई एंड फार 1-2 एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो वो भी ऑन द वीक साइड हैं। तो ये 3 सेगमेंट्स में कहूँगा कि अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद 3 महीने में अगर कंजम्पशन पिकअप होती है तो इनको फायदा मिलेगा। पर दूसरी तरफ अगर मैं देखूं जो पॉजिटिव हैं, तो जो बैंक्स के आए, आपने देखा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक है, काफ़ी
अच्छे रिजल्ट्स थे, पॉजिटिव थे और कमेंट्री भी पॉजिटिव थी। तो एक बड़ा सेगमेंट है हमारे इंडेक्स का जो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव रिटर्न्स जनरेट करेगा इवन एट इंडेक्स लेवल और बैंक निफ्टी में। दूसरा जो मैं वेट कर रहा हूँ वो अब है ईएमएस प्लेयर्स के रिजल्ट्स का, और उसके साथ साथ जो केमिकल कंपनीज हैं और जो फार्मा कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स का, क्योंकि मुझे लगता है एक फार्मा में एक वापस एक थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज होंगे, बहुत बड़े नहीं पर मे बी 4-5% के भी पॉजिटिव सरप्राइज हो सकते हैं, और दूसरी तरफ कमेंट्री पॉजिटिव होगी। तो मुझे लगता है कि ये जो सेगमेंट्स हैं केमिकल, फार्मा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सब पे नजर रहेगी कि ये कितना आउट परफॉर्म करते हैं मार्केट की एक्सपेक्टेशन को। ओके, चलिए, तो ये बिल्कुल इन सब पर नज़र रहेगी। 2-3 स्पेसेस जहां हमने वापस एक्टिविटी देखी है उनमें सीडीएमओ स्पेस या बाकी स्पेसेस तो हैं ही, उसके अलावा बाकी हॉस्पिटल स्टॉक्स वगैरह, हेल्थ केयर में आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी? अनुज, हमारा जो कोर होल्डिंग है अपोलो हॉस्पिटल में पिछले 10-12 साल से है वो पोर्टफोलियो में, तो वो एक मुझे लगता है अपोलो हॉस्पिटल लार्ज कैप स्टॉक है, अपनी मर्जी से चलता है धीरे धीरे पर रिटर्न अच्छी देता है, और वो इसलिए क्योंकि एक पूरा इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम का एक प्रॉक्सी है वो। हॉस्पिटल्स हैं उसमें 10,000 बेड से ज़्यादा उनकी सबसे बड़े प्लेयर हैं, दूसरी तरफ फार्मेसी है खुद की, डायग्नोस्टिक्स भी है खुद का, टेली कंसल्टेशन भी है। तो देखें तो पूरा एक सारे सेक्टर्स को वो कवर कर लेता है एक वन स्टॉक। दूसरी तरफ हेल्थ केयर में जाए तो एक डोमेस्टिक सीडीएमओ मैन्युफैक्चर है, जैसे विंडलास है, एकम्स है, इनोवा कैप्टिव है, ये सारी कंपनीज हैं जो डोमेस्टिक सीडीएमओ का काम कर रहे हैं, और उसमें भी काफ़ी गवर्नमेंट का सपोर्ट है कि इनको बड़ा बनाया जाए, क्योंकि स्पूरियस ड्रग्स की जो प्रॉब्लम है छोटी फैक्ट्री से उसको कम किया जाए। और तीसरा, जैसे आपने कहा, सीडीएमओ एक बहुत बड़ा स्पेस है और इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुआ पिछले 5 साल में दिवीज जैसी कंपनीज का, जिसका अब उन्हें पूरा फायदा मिल रहा है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट हो गया है सीडीएमओ का इंडिया में। तो मुझे लगता है कि ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है ईएमएस की तरह सीडीएमओ की भी। और लास्ट जो है वो तो एवरग्रीन है, वो जेनेरिक एक्सपोर्ट्स ऑफ फार्मा जेनरिक्स फ्रॉम इंडिया। तो सारी हमारी जो बड़ी कंपनीज हैं, आप किसी को भी देख लीजिए, सबने बहुत मेहनत करी है पिछले 5 साल में अपनी पाइपलाइन बनाने में, अपना यूएस एफडीए कंप्लायंस इंप्रूव करने में, और एक बहुत पॉजिटिव डिमांड इन्वायरमेंट है यूएस में इस समय। वो जानते हैं चाइना को पूरा रिप्लेस नहीं कर सकते, पर जितना कर सकते हैं उतना इंडिया में वो क्लियरली बिजनेस आ रहा है, प्राइसिंग पावर भी है। चाइना में जो एपीआई के प्राइसेस हमने देखे अभी बढ़ते हुए पिछले 1 महीने में, तो आई थिंक एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इन्वायरमेंट है जेनरिक एक्सपोर्टर्स के लिए। तो फार्मा और हेल्थ केयर में तो अनुज मैं कहूँगा कि आप इसमें गलत जा ही नहीं सकते हैं, आप कुछ भी ले लें, शायद कुछ कम ज़्यादा रिटर्न बने, पर रिटर्न डेफिनेटली बनेगी। अच्छा, जब आपने फार्मा की बात करी तो थोड़ा सा ध्यान आपका ले जाते हैं इंश्योरेंस स्पेस की तरफ। बाजार बड़े कन्विक्शन के साथ इस बार जो नॉन लेंडिंग स्पेसेस में एएमसीज को, क्योंकि एचडीएफसी एएमसी के नंबर बहुत अच्छे रहे, इंश्योरेंस कंपनियों को बहुत अच्छी तरीके से चेस कर रहा है। आपका टेक इन 2 बास्केट में नॉन लेंडिंग में? देखिए, ये इंश्योरेंस एक हमारा काफ़ी बड़ा बेट है। हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में तीनों स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रू, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। मुझे लगता है कि इंडिया इतना अंडर पेनिट्रेटेड है इंश्योरेंस में कि अब ये सिर्फ एक तरफ बढ़ सकता है, एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। तो हमारी पेनिट्रेशन है, और एक जो बड़ा इसमें अपसाइड है जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, काफ़ी साल भर से एक्सपेक्ट कर रहा है और काफ़ी टायर्ड भी है, वो एक जीएसटी कमिटी में जो इसका इंश्योरेंस कंपनीज का थोड़ा जीएसटी रेट कम होगा 18% से 5% का छोटी पॉलिसीज पे। तो आई थिंक इसमें काफ़ी ट्रिगर्स हैं और वैल्यूएशंस भी साइडवेज मूवमेंट की तरफ से काफ़ी एडजस्ट हुए हैं डाउनवर्ड। जो एम्बेडेड वैल्यू का मल्टीपल लेते थे हम, मार्केट कैप टू एम्बेडेड वैल्यू, वो 5 साल पहले 6-7 टाइम का होता था, जो अब 2 टाइम और उससे भी कम हो गया है। तो आई थिंक एक बहुत स्वीट स्पॉट में है हमारी लार्ज कैप इंश्योरेंस कंपनीज प्राइवेट सेक्टर में, जो अब 2 टाइम के, जो इसमें मल्टीपल एक्सपेंशन और अर्निंग्स ग्रोथ दोनों आ सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो स्वीट स्पॉट में है हमारे इंश्योरेंस स्टॉक्स अभी फिलहाल। लेकिन अभय जी, पीएसयू स्टॉक्स की बात करूँ, स्पेशली अगर मैं सेग्रीगेट करूँ तो डिफेंस स्टॉक्स पर आपकी राय जानना चाहूँगी। हालांकि आज थोड़ी मुनाफा वसूली, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने इस पर भी रैली देखी और लगातार इसने अपने इन्वेस्टर्स को खुश ही किया है। इस स्पेस पर आपकी राय?
नहीं, आई थिंक ये जो स्पेस है डिफेंस का, मैं बहुत बुलिश हूँ इसमें, क्योंकि एक तो बहुत ही इसमें हाई एंट्री बैरियर है। ये इसमें हर एक कंपनी इजीली आ नहीं सकती है। और ये जो हमारे डिफेंस पीएसयूज हैं, ये इतनी पुराने कंपनीज हैं, इतनी इनकी टेक्निकल कैपेबिलिटीज है और इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इन्होंने बनाया हुआ है। और स्पेशली ऐसे टाइम में जहाँ पे पूरे दुनिया में जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं हर तरह के, तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्पेस है कि जिसमें आपको सिर्फ फायदा ही मिलेगा एज एन इन्वेस्टर। थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है, ये लोग भी अभी स्केल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग एट स्केल इन्होंने नहीं देखा है, और उसको सीखना, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, छोटे मात्रा में बनाया, वो ठीक है, पर आप सडनली आप इंपोर्ट्स को रिप्लेस करना चाहते हैं बड़ी कंपनीज का, तो मैन्युफैक्चरिंग एट स्केल जिसको हम कहते हैं, वो अब ये कंपनी सीख रही है, पर ये कर लेंगे अगले 2-3 साल में। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में मैं कहूंगा सबसे बड़ी थीम जो रहेगी डिफेंस पे फोकस सरकार का, इसका पूरा फायदा मिलेगा। इन्वेस्टर्स को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा इन कंपनीज में। आपको एक पोर्टफोलियो बना के रखना पड़ेगा 4-5 डिफेंस पीएसयू स्टॉक्स का, या थ्रू एन ईटीएफ आप ले सकते हैं। पर डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव थीम है ये अगले 5 साल की। चलिए हैबा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी सेक्टर्स पे अपने और अपने पोर्टफोलियो को लेकर अपने बात की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, इंडेक्स को देखते हैं। इट्स 24355, 55,126। अनुज, कुल मिला के 30 पॉइंट में क्लोजिंग घूमी है निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी के लिए लगभग 60 पॉइंट के दायरे में। वो ऑप्शन राइटर्स के फेवर में गई है। अब कल की छुट्टी, आज यूएस में जीडीपी के आंकड़े आने हैं, और कैसे देख रहे हैं आप इस क्लोजिंग को, और इस पर्सपेक्टिव से क्या कुछ कैरी करना है या फिर क्या व्यू बनाया इस वक्त? देखिए वीरू, आज मैं एक चीज़ बताऊं आपको, आज जो उसमें मेरा एक कॉन्फिडेंस था ना कि ये मार्केट इवेंचुअली आपको बस इस रेंज में घूमेगा 24,250 से 24,400, और इसके बीच में ही ऑप्शन राइटर्स पूरी ग्रिप रखेंगे। उसका एक रीज़न हिस्ट्री भी है। आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले मार्केट ने बहुत शानदार ट्रेंडिंग मूव दिखाया था थर्सडे को। मार्केट एक बार ट्रेंडिंग मूव दिखाता है ना, उसके बाद अगले 3-4 हफ्ते तक वो ऑप्शन बायर्स को ट्रैप करता है, क्योंकि फिर वो हर थर्सडे को ऑप्शन बायर आ जाते हैं ये सोचकर कि आज भी मार्केट ब्रेकआउट देगा। तो खैर मेरा ये व्यू रहेगा कि आप कल कोई पोजीशन ना कैरी करें। सिंपल रीज़न है उसका, कल की छुट्टी, परसों के लिए कल की छुट्टी, और कल की छुट्टी सिर्फ हमारी छुट्टी है, ग्लोबल मार्केट की छुट्टी नहीं है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ग्लोबल मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने हैं, यूएस से काफ़ी इंपॉर्टेंट अर्निंग्स और काफ़ी इंपॉर्टेंट मैक्रो डेटा पॉइंट्स आने हैं। ट्रम्प साहब क्या बोलते हैं, जियो पॉलिटिक्स में क्या हो जाए, 2 दिन में दुनिया बदल जाती है, तो वो काफ़ी एक फैक्टर रहेगा। और क्या होगा फ्राइडे को सुबह आप आएंगे, या तो गिफ्ट निफ्टी आपको मैक्सिमम केस सिनेरियो में 150 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा होगा या गैप डाउन दिखा रहा होगा 150 पॉइंट का, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना कुछ। तो उसके बाद जो भी गैप अप या गैप डाउन हो, उसके बाद आप ट्रेड लें, उसके बाद भी अच्छी ट्रेड मिलेगी मार्केट में। आज की जो ट्रेड थी वो मार्केट ने एकदम ऑप्शन राइटर्स को रिस्पेक्ट करा, और 24,350 से बस 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट नीचे मार्केट उस रेंज में रहा। तो अभी न्यूट्रल रहें, कोई पोजीशन कैरी ना करें, ये मेरा व्यू रहेगा। चलिए कल फ्राइडे के लिए हमारे पैनल ने क्या तय किया, ये कुछ तय करते हैं। हाँ, एक और चीज़ रह गई थी, छुट्टी है कल, उसको एंजॉय करिए। एंड आई एम श्योर बहुत लोगों ने तो लॉन्ग वीकेंड भी बना लिया होगा वीरू, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो उसका एंजॉय करिए, और उसमें क्या दिक्कत है। अनुज, आप भी नहीं रहेंगे शुक्रवार को, यात्रा कहाँ की? नहीं, मैं कुछ काम है वीरू, तो मैं फ्राइडे को नहीं हूँ, और इनफैक्ट मैं उसके बाद अगले हफ्ते भी नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे कुछ काम है, तो इसके लिए। और फ्रैंकली बोलूँ तो काफ़ी टाइम से मैं एक थोड़ा सा लंबी छुट्टी पे नहीं गया था, तो थोड़ा सा मैंने इस लॉन्ग वीकेंड का फ़ायदा उठाकर अगले हफ्ते का एक प्लान बनाया है। तो उसके बाद मैं आपको उसके बाद 12 तारीख को मिलूँगा। जी हाँ। चलिए एंजॉय योर हॉलीडेज़। और अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा ट्रेड्स पिक कर लेते हैं, और फिर आएंगे कुछ और महत्वपूर्ण पहलू भी। याद रखिएगा अक्षय तृतीया भी है, तो इसके बारे में कुछ आपसे बातें भी करेंगे। लेकिन मानस, क्या ट्रेड कैरी करेंगे आप फ्राइडे के लिए? तो देखिए अपोलो टायर्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अपोलो टायर्स करेक्ट हुआ था, 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है, तो अपोलो टायर्स के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 468 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 480 के टारगेट सेट। इन भाई एक बार जरा डॉलर रुपी देखिए आप, ये कुछ कॉन्फिडेंस देगा कि आज भी मैसिव एफआई बाइंग हुई होगी। 84.64 पर डॉलर रुपी,
मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम कब मैंने इतना शानदार, आदत पड़ गई थी उल्टी डायरेक्शन में ऐसा मूव देखने की। अब 84.64 पर डॉलर रुपये, ध्यान रखिएगा ये वही डॉलर रुपये जो पिछले महीने ही 88 पर था, अब 84.64 पर, तो काफ़ी स्ट्रेंथ इस समय। मैं चाहूँगा कि टिकट टीम भी इसको फ्लैश करे, बहुत बड़ा मूव है इस समय ये डॉलर रुपये में। गावा सर, आप क्या कैरी कर रहे हैं? एक्चुअली कैरी नहीं करना चाहिए, स्ट्रेट क्लियर, बिकॉज मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा है, अपर रीजन पे रेजिस्टेंस ज्यादा है और काफी मूव चल रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा रुकना चाहिए। तो नो ट्रेड एंड यू हैव फन, लॉट्स ऑफ फन, हैव अ गुड हॉलिडे। ये गावा सर कोई ट्रेड कैरी नहीं करना चाहते, ठीक है, रेस्पेक्ट करेंगे गावा सर इस चीज़ को। चंदन, आप क्या कैरी करेंगे? बिल्कुल, मैं फोकस करूंगा भारतीय एयरटेल विद द व्यू की मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। 5-6 दिन के करेक्टिव कंसोलिडेटिव मूव के बाद वापस रन अप देखने को मिला है, तो भारतीय एयरटेल पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1838 का एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे रहेगा, ऊपर में लगभग 1930 तक के टारगेट के लिए। ओके, ये हो गया भारतीय एयरटेल। विकास, आप कैरी करेंगे कल के लिए, मतलब फ्राइडे के लिए? राजेश सतपथे जी माफ़ कीजिएगा, आप क्या कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी, देखिए मैं मारुति को लेके जाऊंगा, बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है, वॉल्यूम्स थोड़े कम है लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम ही आज कम है, लेकिन जिस तरह से ये प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट है ऑन डेली चार्ट, मुझे लगता है प्रोबेबली फ्राइडे के दिन ये थोड़ा गैप अप ही होगा, तो ये गैप अप होगा इसलिए मैंने इसे चुना है। 12,300 चल रहा है तो 12,200 का स्टॉप लॉस रखे, और मुझे लगता है 12,500 से 12,600 का रेंज मिलना चाहिए, कम से कम 200-300 पॉइंट का गैप अप होगा। सो मारुति इज अ बाय। मारुति डे हाई पर कर रहा है कारोबार। राजेश जी की पिक। आशीष जी, आप बताइए फ्राइडे के लिहाज से आपने क्या पिक किया है? देखिए, एसबीआई लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव आता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है, मेरे ख्याल से अच्छा बीटीएसटी कॉल बन सकता है एसबीआई लाइफ में, तो ये बाय करने की राय होगी। एसबीआई लाइफ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 1716 का और टारगेट है 1860 का। एसबीआई लाइफ 1768 पे डे हाई पे क्लोज होता हुआ शानदार मूव यहाँ पे। सुबह जो एचडीएफसी लाइफ में स्ट्रेंथ थी वो धीरे धीरे धीरे, अगर आप देखें एसबीआई लाइफ पे भी इम्पैक्ट डाल रही थी, 2.25% ऊपर है। दिखाता हूँ मार्केट ब्रेथ। आई थिंक चौथा सेशन ये इस डेरिवेटिव एक्सपायरी का, और चौथे दिन ब्रेथ कैसी रही, लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, उसके आंकड़े को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। लॉन्ग 39, शॉर्ट कवरिंग 33 में, और शॉर्टिंग करीब करीब 70 में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग 80। तो ये पॉसिबली अगर आप देखें कल की छुट्टी का फैक्टर है जिसने प्रेरित किया ट्रेडर्स को और इन द मनी ट्रेड्स को लॉन्ग को स्क्वायर ऑफ करने का, लॉन्ग अनवाइंडिंग। तो इसीलिए आपकी ये जो 2 डिजिट्स हैं अंडर रेड कलर, वो थोड़ी सी वाइल्ड नज़र आ रही हैं। लेके आइए स्लाइड्स जहाँ पे आज स्ट्रेंथ थी आईजीएल, देन एचडीएफसी लाइफ। मारुति का ट्रेड हमने सुबह सुबह पकड़ा था करीब करीब 11,914 पे। आज का सबसे बड़ा मूवर मैक्रोटेक, एसबीआई लाइफ, पूरा का पूरा इंश्योरेंस बास्केट, और रियल स्टेट आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में एक रिवर्सल था बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, पोटास, सीएट की कमेंट्री, उसने इस पूरे सेक्टर को ड्राइव किया। बाकी बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस दोनों के आज के डिजास्टर अर्निंग सीजन के सबसे महत्वपूर्ण और नकारात्मक नंबर्स। देन एक्साइड ट्रेंड कोलैप्स हुआ, बीएससी का मोमेंटम आज कोलैप्स हुआ, और बीएससी में कई समय बाद आज पहली बार शॉर्ट बिल्डअप हुआ। सेम इज द केस विद टाटा मोटर्स। एक उलट तस्वीर थी आज। मारुति बहुत स्ट्रॉन्ग, टाटा मोटर्स बैकफुट पे, और क्योंकि अगर आप देखें यूएस से इतने स्ट्रॉन्ग पुश नहीं मिला हमें, बाकी टी टाटा रेल सिस्टम, कैम्प, और सीरियसल इनमें आज सॉफ्टनेस रही। अनुज बिल्कुल, चलिए अब एक काम करते हैं। आज अक्षय तृतीया है और सोने के भाव 95,000 के नीचे फिसले हैं 1 लाख से। इंडस्ट्री उम्मीद कर रही है कि ये गिरावट उनके लिए खुशखबरी लेकर आएगी। अहमदाबाद से एक जायज़ा लेते हैं, और आई एम श्योर अहमदाबाद में तो खैर काफ़ी रौनक होगी इस समय। केतन जी के पास चलते हैं। केतन जी, क्या हाल है? क्या खूब भीड़ है वहाँ पर? देखिए अनुज सर, 45 डिग्री आज तापमान है अहमदाबाद में, लेकिन आप मेरे पीछे देखिए कि लगातार ग्राहक है वो बदलते जा रहे हैं, चेयर वही के वही है, यानी कि लोगों का उत्साह है ऑल टाइम हाई के आसपास है। भले ही थोड़ा सोना नीचे गया हो लेकिन फिर भी काफी दाम है। तो कुछ ग्राहक से हम रूबरू होते हैं। आप बताइए आज आपने यहाँ क्या लिया? मैंने रिंग ली है और मंगलसूत्र लेना है। तो भाव को देखकर कि अक्षय तृतीया को देखकर खरीदारी की? अक्षय तृतीया को देखकर, क्योंकि आज के दिन को शुभ माना जाता है, इसलिए हम हर साल गोल्ड लेते हैं। हर साल? हर साल।
मनोज भाई है जो कि डायरेक्टर है एबी ज्वेलर्स के। मनोज भाई, आपका इतना तजुर्बा है, इस अक्षय तृतीया से अगली अक्षय तृतीया तक सोने को आप कहाँ देखते हैं? जी ऑब्वियस, ये जो वैश्विक माहौल परिस्थितियां जो बदलती जा रही हैं तो उसको लेकर के ये आने वाले समय में 1,20,000-25,000 सोने और चांदी के रेट की संभावनाएं बिल्कुल दिख रही हैं। आज सुबह से आपका आकलन क्या है? सिर्फ एबी ज्वेलर्स पर नहीं, अहमदाबाद में ओवरऑल लोगों का उत्साह कितना है? जी, हम लोग ने जो एक्सपेक्टेशन किया था उससे कहीं अच्छे से सुबह से ही शुरुआत हो चुकी है। लोग अपने अपने बजट के अनुसार और सालाना खास करके इस दिन के लिए बचत के तौर पे जो भी लेते थे वो गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन और ज्वेलरी आने वाले शादी ब्याह के प्रसंगों के लिए खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, उसमें एक थोड़ा सा बदलाव एक्चुअली बिल्कुल सर। तो देखिए, प्राइस के ऊपर परंपरा भारी है, हावी है और 25% हम एक साल में और इजाफा देख सकते हैं इसमें, इसलिए खरीदारी देर रात तक ऐसे ही रहने वाली है, कम से कम अहमदाबाद में। हाँ बिल्कुल, और अहमदाबाद में 45 का 50 भी होगा तो भी केतन जी आपको ले जाएंगे ऐसी जगह पर और रिपोर्टिंग करा देंगे। तो वीरू, मैं सच बता रहा हूँ, एक बार अहमदाबाद आप गए कि नहीं? एक बार मैं गया, एक बार गया। हाँ, एक बार जाइएगा ज़रूर अहमदाबाद और केतन जी को बोलिएगा वो स्पेशल आपको वहाँ का जो स्पेशलिटीज़ हैं वो खिलाएं, मज़ा आ जाएगा। और आई थिंक पिछले 10 सालों में हाँ पिछले 10 सालों में एक सिटी मेट्रो सिटी जो रियली ट्रांसफॉर्म हुई है वो अहमदाबाद है। हाँ, मैं पिछली बार भी मैं केतन के साथ ही था, तो उस वक्त भी उन्होंने काफ़ी खातिरदारी करी थी और आई होप इस बार जाऊँगा तो भी करेंगे। लेकिन वो बहुत वे बैक आई थिंक इन 2012, तब से तो काफ़ी बदल गई वो शहर, है ना? केतन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ बिल्कुल, और आप हम सभी बदल गए खैर तब से अब तक। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मार्केट का पंचनामा का टीज़र आज मैं नहीं रहूँगा शो में, लेकिन श्रेया के साथ मेहमान होंगे। श्रेया, बताइए क्या सवाल है? जी, आज हमारे साथ जुड़ेंगी रचना मैम और वो सवालों के जवाब देंगी। रचना जी हमारे साथ मौजूद होंगी। सवाल अभी आ रहे हैं और वेदांता के रिजल्ट्स आए और एक रिएक्शन हमने देखने को मिला स्टॉक पर, वहाँ से थोड़ा गिरा भी चढ़ा भी। वेदांता कैसे देख रहे हैं स्टॉक को? हालांकि कोर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक लगता नहीं है, लेकिन फिर भी जिनके पास है वो क्या करें? वेदांता देखिए ट्रेडिंग स्टॉक है श्रेया, इसमें आई थिंक जो बड़ी ट्रेड थी वो 100 रुपये से 400 रुपये के बीच में आई थी, लेकिन अब हर कोई उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया क्योंकि उसमें मूड माहौल काफ़ी ख़राब था। मेरा ये मानना है कि इसमें ना बहुत मूविंग पीसेस हैं, क्रूड, एल्यूमिनियम, सिल्वर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, जिंक, काफ़ी मूविंग पार्ट्स हैं, कॉपर, तो उन सब चीज़ों को आपको ध्यान में मेरे ख्याल से रख के इस पे अप्रोच लेना होगा। ठीक है, दूसरे सवाल, मैक्सिमम सवाल आज बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस को लेकर आ रहे हैं। जिस तरीके से रिजल्ट के बाद ये कोलैप्स हुआ, आज के सत्र में मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी ज़्यादा वीक, आउटलुक वीक। अब क्या लग रहा है बजाज फाइनेंस, स्पेशली अगर मैं पूछूं आपसे, और सवाल रोहित श्रीवास्तव जी का है, जिस तरीके से गिरा है, लेवल्स कंफर्टेबल लग रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिहाज से जो ऐड करना चाह रहे हैं वो इस लेवल पे कर सकते हैं? देखिए, बजाज फाइनेंस के नंबर खराब नहीं थे, गाइडेंस भी खराब नहीं थी, बजाज फाइनेंस के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं थी। ये स्टॉक 6,000 पे अगर ये नंबर लेकर आया होता तो मैं आज सुबह पॉजिटिव देता है इसको, लेकिन मेरी तकलीफ क्या थी, ऑलरेडी इसमें इतनी बड़ी रैली हो चुकी थी, इसके लिए मैंने कहा था कि इसमें आज आपको नेगेटिव व्यू रखना है। अगर ये स्टॉक करेक्ट होकर आपको फॉर एग्जांपल, और इसमें कोई बुराई नहीं है, हो सकता है अगर आपको 7200 के आसपास मिल जाए, फॉर एग्जांपल 7200-7300 के आसपास मिल जाए, चलिए वहाँ ना मिले 7800 पे मिल जाए, अगर 7800 पे मिल जाए तो थोड़ा निबलिंग वहाँ करें, और 7200 पे मिल जाए तो थोड़ी निबलिंग वहाँ करें। बेसिकली ये मेरा व्यू होगा बजाज फाइनेंस पर। चलिए बाकी के सवाल 335 पर श्रेया और रचना जी के साथ। अच्छा, बैन अपडेट आ गया है, एक स्टॉक बैन में आने की तैयारी कर रहा है, मन्नापुरम। 92% पोजीशन यहाँ पर हो चुकी है मन्नापुरम में, ये बैन में जा सकता है। मानस, कोई ट्रेड लेनी है क्या मन्नापुरम में बैन में जाने से पहले? कल से मिलेगी नहीं ट्रेड? नहीं, बहुत साइडवेज मूव दिख रहा है, कंसोलिडेशन दिख रहा है, तो 235 के ऊपर ही खरीदारी करेंगे और अगर बिकवाली करनी है तो 224 के लेवल को ब्रेक करने का इंतजार करना। ओके, ये था मन्नापुरम फाइनेंस। एक दो स्टॉक्स और ले लेता हूँ, उसके बाद हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, मीनवाइल क्लोजिंग में वो जो थोड़ा सा रिस्क मिनिमाइज करने का जो फैक्टर था वो क्लियरली स्क्रीन पे प्ले हुआ। ऑल्दो ये उलटफेर बहुत हद तक ऑप्शन राइटर्स को इम्पैक्ट नहीं करने वाला जिन्होंने एक्सपायरी खेल ली, बट यस अनुज, देखिए किस तरीके से निफ्टी बैंक कोलैप्स हुआ, 55,000 की ट्रैजेक्टरी को तोड़ा, और निफ्टी ने ऑल्दो अभी भी 24,200 के ऊपर, लेकिन एकाएक
एकाएक लगभग आप समझ लीजिएगा कि 100 पॉइंट 125 पॉइंट खिसक गए। बिल्कुल। तो छुट्टी का इम्पैक्ट है ना। हाँ बिल्कुल। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप देखिएगा फॉर एग्जांपल आज का अगर आप 24,300 का पुट देखेंगे ना, वो अभी भी जीरो रहेगा। वो अभी भी जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब वो जब फाइनल एक्सपायरी होगी, वो एडजस्टेड क्लोज जो होगी वो 24,295 24,296 पर होगी। लेकिन यही अगर आपने अगले हफ्ते के ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करा होता तो आपको बहुत अच्छा वो मुनाफा मिला होता। खैर एनीवे, मैं अभी भी यही कहूँगा कि आप ये जो छुट्टी जो आपने बोली, इसी के लिए बात हुई थी कि प्लीज़ कैरी मत करिए कोई भी पोजीशन मार्केट में। डे हाई से ऑलमोस्ट डे लो आने में मार्केट को 2 कैंडल लगी वीरू, 2 कैंडल में मार्केट डे हाई से डे लो पर आ गया। तो ये क्लियरली थोड़ी सी इक्विलिब्रियम बिगड़ा हुआ है इस मार्केट का, इस वजह से आई थिंक इस तरीके के मूव्स आ रहे हैं वीरू। जी हाँ, चलिए अब एक काम करते हैं, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं स्क्रीन पे। और निफ्टी IT 250 अंक नीचे, निफ्टी बैंक करीब 450 अंक। अनुज, ओवर टू यू। थैंक यू वीरू। और बस 2 मिनट की मार्केट क्लोजिंग के बाद आपको बताएंगे उस खास इंटरव्यू के बारे में जो आप CNBC आवाज़ पर सुनेंगे 4 बजे से। मार्केट की क्लोज 60 पॉइंट नीचे निफ्टी पर 24,276 पर, निफ्टी बैंक करीब 350 पॉइंट नीचे, मतलब 2/3%। निफ्टी IT करीब 3/4% रहा नीचे। और मिड कैप इंडेक्स में करीब 1% की गिरावट थी। स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी खासी 2% की गिरावट आपको देखने को मिली। और एडवांस डिक्लाइन बहुत ही ख़राब था आज, 1:4 का एडवांस डिक्लाइन था। एक्चुअली उससे भी ख़राब एडवांस डिक्लाइन आपको देखने को मिला। तो कुल मिलाकर मार्केट की क्लोजिंग ख़राब रही, लेकिन ध्यान रखिएगा एडजस्टेड क्लोजिंग 24,300 पर होगी। अब आते हैं सेक्टोरल हीट मैप पर और देखते हैं वहाँ किस तरीके के मूव्स रहे। एक रियल्टी को छोड़ दें आप और एक फार्मा को छोड़ दें तो बाकी सब सेक्टर्स रेड में थे। सबसे ज़्यादा प्रेशर आज देखने को मिला PSU बैंकों में, 2.5% की गिरावट यहाँ, बड़े मूव के बाद यहाँ थोड़ी गिरावट आई। उसके अलावा कैपिटल गुड्स, निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल्स, मेटल्स, IT, इन सब में, PSU इंडेक्स, ऑयल एंड गैस, सब में थोड़ी आपको हल्की गिरावट देखने को मिली। निफ्टी का हीट मैप देखते हैं एक बार ज़रा। और निफ्टी के हीट मैप में देखिए आप सबसे ऊपर HDFC लाइफ। क्लियरली आज सुबह का हमारा पहला क्विक सिंगल था CNBC आवाज़ पर गावा सर का, सारे टारगेट्स के ऊपर 4%। मारुति 3% ऊपर था, SBI लाइफ, भारतीय एयरटेल, पावर ग्रिड, सन फार्मा, HDFC बैंक में बाइंग थी। नीचे क्या थे? B2, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस। आज मार्केट का मूड माहौल सुबह से इन्होंने ख़राब किया था, दोनों 5 से 6% नीचे बंद हुए। ट्रेंड 5% नीचे बंद हुआ। टाटा मोटर्स, SBI, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, एशियन पेंट्स, BEL, कोल इंडिया, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आज आपको गिरावट देखने को मिली। उसमें आप जोड़ दीजिए इन्फोसिस, श्रीराम फाइनेंस और HCL टेक। कुल मिलाकर बीरू मान के चलें तो मार्केट के लिए थोड़ी सी ख़राब क्लोजिंग, लेकिन परसों एक बार फिर इसको रिविजिट करेंगे। जी हाँ, थोड़ी सी ख़राब क्लोजिंग बट टुवर्ड्स एंड, और थोड़ा सा कल का जो फैक्टर है उसको थोड़ा सा बाजार अपने आप को एडजस्ट करता हुआ। खैर ये क्लोजिंग है आपकी स्क्रीन पे। एक दिन की छुट्टी के बाद हम फिर मिलेंगे। लेकिन आपकी जब बात होती है और जब हम आपसे बात करते हैं किसी भी लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, एक शब्द आपके जहन में ज़रूर आता होगा, सेबी, जो इन्वेस्टर्स के हितों का ख्याल रखती है। जी हाँ, ये खास इंटरव्यू किसी भी चैनल, मीडिया चैनल को दिया गया सबसे पहला इंटरव्यू सेबी चीफ श्री तुहीन कांत पांडे साहब का। 4 बजे अनुज के साथ ये बातचीत हुई और जो अभी अनुज हाफते स्टूडियो पहुंचे थे वो इसी इंटरव्यू के लिए, ये बेहतरीन इंटरव्यू वार्तालाप उनके साथ हुई सभी, अगर आप देखें मुद्दों पर। अनुज, कैसा रहा ये इंटरव्यू? और पहली बार, एक बार आप फंक्शन में तो मिले थे लेकिन शायद एकदम से बातचीत करने का मौका आपको खुल के आज मिला होगा। कैसा रहा इंटरव्यू? आज किन मुद्दों पे बात हुई? बिल्कुल, जैसा आपने कहा ना वीरू, आज मैं थोड़ा सा लेट इसीलिए हो गया था क्योंकि वो सेबी चीफ का इंटरव्यू था, तो उसमें मैं उनके साथ मुझे टाइम मिला और उसके बाद थोड़ा इंटरव्यू के बाद भी मैंने 10 मिनट उनके साथ थोड़ा मुझे बिताने का मौका मिला। और तुहीन कांत जी को देखिए मैं पहले से जानता हूँ, जब वो दीपम के चीफ थे तब मैं उनसे जाके मिला था, तब मेरी उनसे बात हुई थी। उस समय पर भी वो उनको जो LIC की जब डाइवेस्टमेंट हुई थी, एयर इंडिया का जब प्राइवेटाइजेशन हुआ था, उन सब में तुहीन कांत पांडे जी ने बहुत एक बड़ी भूमिका निभाई थी। तो फाइनेंस सेक्टर उनके लिए कोई नया नहीं है, तो उस हिसाब से ये हमें मतलब उनके लिए रोल कोई बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला नहीं है, ये मैं जानता हूँ, और बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। 3-4 टॉपिक्स पर हमारी बात हुई, जो मेन टॉपिक्स थे उन पर बात हुई। पहले एक बार जरा टीजर सुन लेते हैं और उसके बाद फिर आपको 4 बजे वो इंटरव्यू प्ले करेंगे। मैं हूं इस समय सेबी के हेडक्वार्टर में एक बहुत ही खास बातचीत के लिए सेबी चीफ तुहीन कांत पांडे के साथ। मेरा ये इंटरव्यू CNBC आवाज़ पर आपसे कुछ
तो बिल्कुल, तो देखिए जैसा मैं कह रहा था विरूप, ये इंटरव्यू हम प्ले करेंगे आज दोपहर को 4 बजे। एक्चुअली 4 बजे का एम्बार्गो टाइम है, इसके लिए हम उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ना रिस्पेक्ट करना चाहें वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन ये इंटरव्यू का जो एग्जैक्ट टाइम है वो 4 बजे होगा। तो इसके लिए जुड़े रहिए और कुछ ही देर में अब से हम इंटरव्यू अपना प्ले करेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई, एनएससी के आईपीओ को लेकर बात हुई, म्यूचुअल फंड को लेकर बात हुई, एफआईआईएस को लेकर बात हुई और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स पर यहाँ पर बात हुई है वीरू। जी हाँ, तो एक दिलचस्प इंटरव्यू। और याद रखिएगा, जब आप सेबी के बारे में बात करते हैं तो आपको नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इसलिए हम भी किसी नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे और हम 4 बजे ही इंटरव्यू प्ले करेंगे। तो ज़रूर देखिए सेबी चीफ के साथ अनुज की खास बातचीत 4 बजे CNBC आवाज़ पर। और आपसे कुछ देर बाद एक छोटे से अंतराल के बाद आप श्रेया के साथ भी जुड़ सकते हैं और मार्केट का पंचनामा में कोई प्रश्न हो ज़रूर पूछिए। और एक खास इंटरव्यू 4 बजे और आपसे अगली मुलाकात होगी शुक्रवार सुबह मॉर्निंग कॉल और 8 बजे मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार। ज़रूर देखिएगा ये इंटरव्यू 4 बजे CNBC आवाज़ पर। मैं हूं इस समय सेबी के हेडक्वार्टर में एक बहुत ही खास बातचीत के लिए सेबी चीफ तुहिनकांत पांडे के साथ। मेरा ये इंटरव्यू CNBC आवाज़ पर आपसे कुछ